गाइस, एंटी टेरर एजेंसी सेटअप कर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक नई जम्मू एंड कश्मीर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेटअप की गई है। किस पर्पस के लिए? कि जो इन्वेस्टिगेशन है, किससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन? तो एंटी टेरर एजेंसी है। तो टेरर के जो मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं उसको रोकने के लिए इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो सके, स्पेशली जो मिलिटेंसी से रिलेटेड जो केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, राइट, उग्रवाद से संबंधी जो मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं उसको तेज करने के लिए और इफेक्टिव तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, ये इंश्योर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने एक नई स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो सेटअप करी है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये एक नोडल एजेंसी का जो है वो काम करेगी, राइट, कोऑर्डिनेट करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ और दूसरी सेंट्रल एजेंसी के साथ, यानी कि एसआईए जो है वो दूसरी एजेंसी के साथ मिलकर जो है वो ऑपरेट करेगी और उनको वेरियस अपनी इन्वेस्टिगेशन की लीड्स वगैरह हुई या जो भी मुद्दा होगा केस का तो वो शेयर करेंगी, राइट। और सीआईडी के जो विंग के जो हेड हम लोग को देखने को मिलता है, सीआईडी विंग के जो हेड है तो वो एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होंगे एसआईए के। तो ये वाली पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सीआईडी का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, देखते हैं किसको पता है इसका फुल फॉर्म। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में, राइट। अब देखिए, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? तो सिंपल, परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट। तो ये डिफेंस से रिलेटेड परचेजिंग का काउंसिल है, यानी कि ये एक ऐसा काउंसिल हम लोग को देखने को मिलता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी हमारी आर्मी को, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है, स्पेशली आर्म्ड फोर्सेज, और आर्म्ड फोर्सेज के अंदर हमारी टोटल 4 फोर्सेज आती है। कौन सी 4 फोर्सेज है गाइस? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड भी जो है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का ही हिस्सा है। तो इनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है डिफेंस के प्रोडक्ट्स की, जो भी प्रोक्योरमेंट हमें खरीदारी करनी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड क्लियरेंस जो है वो डीएसी देती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए, करप्शन को काउंटर करने के लिए और जल्दी से जल्दी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट में डिसीजन मेकिंग के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को 2001 में जो है वो सेटअप किया गया था। और इसके जो हेड होते हैं ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, इसके हेड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या देखने को मिलता है डीएसी का? इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? इंश्योर करना है एक्सपीडिशियस प्रोक्योरमेंट, यानी कि जल्दी से, तेजी से जो है हम लोग प्रोक्योर कर सकें हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो भी रिक्वायरमेंट है जो अप्रूव ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट को हम लोग प्रोक्योर कर सकें। और डीएसी जब इस रिक्वायरमेंट को प्रोक्योर करती है तो वही पहली चीज तो ये देखती है, भैया पैसा, कि हमारे पास पैसा, ऑब्वियस ही बात है कि बजट में रहकर ही चीजों की खरीदारी करनी है, प्लस आर्मी को जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी संख्या में रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी है बजट को देखते हुए, प्लस टाइम फ्रेम। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि मिलिट्री को रिक्वायरमेंट है तो एक समय सीमा की तो जरूरत पड़ेगी ना, एक निर्धारित समय सीमा में ही उसको प्रोक्योर करना है। तो 3 चीज को देखती है। तो पहले ये देखेगी बजट, फिर ये देखेगी कि कितनी मतलब हमें रिक्वायरमेंट है, और फिर कितनी जल्दी जो है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। इस चीज को प्रॉपर तरीके से देखने के बाद जल्दी से जल्दी जो है वो प्रोक्योरमेंट पर काम करती है डीएसी। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट, डीएसी से रिलेटेड। इसके अलावा एक और चीज है, डीएसी के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ये पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? पॉलिसी गाइडलाइन। क्योंकि देखो, एक तो ऑब्वियस ही बात है कि अभी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसको तो फुलफिल करना ही करना है, और दूसरा लॉन्ग टर्म जो हमारे प्रोक्योरमेंट प्लान है, यानी कि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो नेवी है, हमारी जो एयरफोर्स है, कोस्ट गार्ड है, तो लॉन्ग टर्म में उनको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको भी देखते हुए चलना है। और जितने भी एक्विजिशन होते हैं उसको क्लियर करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। एक्विजिशन को, यानी कि जो भी खरीदारी होती है वो डीएसी क्लियर करती है, राइट। इसमें इंपोर्टेंट भी होती है। देखिए, इसमें खरीदारी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ जो भी फॉरेन कंट्री से जो भी हम लोग परचेस करेंगे तो उसी के लिए सिर्फ डीएसी क्लियरेंस देती है। नहीं बॉस, हमारे इंडिया के अंदर भी जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट को हम लोग प्रोक्योर करते हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रोक्योर करती है, राइट, तो उसमें भी क्लियरेंस डीएसी के द्वारा ही दिया जाता है। प्लस अगर कोई फॉरेन लाइसेंस के अंडर अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई डिफेंस प्रोडक्ट बन रहा है और वो हमारी
आर्म फोर्सेस के यूज के लिए बनाया जा रहा है, तो भी डीएसी उस पर अपना क्लियरेंस देगी। तो ओवरऑल डीएसी का काम ये हम लोग को देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये डीएसी का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को भी आप कवर करें, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि आज की डेट में हम लोग जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, राइट। यानी कि हमारी जो डिफेंस है, डिफेंस के लिए जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इस डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंदर आपको ये चीज समझ में आएगी कि क्या गाइडलाइंस है एक्चुअली, कि अगर हम किसी कंपनी को प्रोजेक्ट देते हैं तो उस कंपनी को जो है वो प्रोजेक्ट किस प्रकार से फुलफिल करना है, या फिर हम किस कंपनी को चूज करेंगे जो कि हमारे लिए जो है वो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएगी, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, या मतलब क्या उसको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप जरूर देखें। मैं नीचे कमेंट बॉक्स पर पिंड मैसेज जो होता है ना, आप कमेंट बॉक्स पर चेक करेंगे, सबसे ऊपर आपको मैसेज दिखाई दे देगा मेरा, और जिसमें मैं आप उसमें एक लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर की। अगर बाय चांस मैं भूल जाता हूं तो प्लीज नीचे लिख दीजिएगा। अगर आपको टॉप में वो कमेंट पिंड जो है वो ना दिखाई दे तो आप प्लीज मुझे लिख दीजिएगा, मैं वहां पर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। हम एक कानून के बारे में बात कर रहे हैं, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स एक्ट 2006 के बारे में। 2006 का ये कानून है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें आपको मेन चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है कि ये कानून जो है वो अधिकारों को रिकॉग्नाइज करेगा। किनके अधिकारों को? उन लोगों के जो जंगलों में रहते हैं। इस कानून के अंदर हमें पता लगेगा कि जो लोग जंगल में रहते हैं, जो अपना जीवन जंगल के बीच में व्यतीत करते हैं, तो उन लोग के पास किन किन चीजों का अधिकार होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जंगल में रहने वाले कौन लोग होंगे जिनको ये अधिकार प्राप्त होगा। अब देखिए यहां पर शेड्यूल ट्राइब्स की तो बात की जा रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सभी जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन सभी को ये वाले अधिकार, फॉरेस्ट राइट्स के अधिकार जो है वो प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है जिसको हम लोग बहुत ध्यान से अभी समझने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से जो है फोकस करिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। एक बार में समझ जाओगे तो क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा, वरना फिर कंफ्यूजन होगा। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिए। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है तो उसको हम लोग थोड़ी देर से चर्चा करेंगे उसके बारे में। पहले मैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में आपको समझाता हूं। देखिए 2006 में ये कानून जो है वो लाया गया था। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, इस कानून के तहत जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज होती हैं, यानी कि जो समुदाय, जो कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जो वन में निवास करती हैं, जो वनवासी हम लोग को देखने को मिलती है, और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, जो लगातार या फिर आप पारंपरिक तौर पे ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं वो कम्युनिटीज, राइट। तो उनको रिकॉग्नाइज करेगा ये कानून, फर्स्ट पॉइंट। उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगा, प्लस उनके अधिकार क्या होंगे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कानून हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, क्या क्या अधिकार होंगे इस कानून के तहत? जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके लिए क्या क्या अधिकार की बात कर रहा है ये? तो टाइटल राइट्स यानी कि ओनरशिप। अब जंगल में रहेंगे लोग तो जंगल में कितनी जमीन के ऊपर इनका जो है वो कंट्रोल होगा, या फिर कितनी एरिया की जमीन जो है वो इनके अंडर आएगी, तो पहली बात तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा ये पर्टिकुलर कानून। दूसरी चीज बताएगा कि अब जंगल में लोग रह रहे हैं तो जंगल में बहुत सारी चीजें हैं, तो किन किन चीजों पर इन लोगों का अधिकार होगा, तो यूसेज राइट, तो उसकी बात कर रहा है। फिर रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, जो हम मान लेते हैं कि सरकार ने आने वाले समय में उस एरिया को जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया, मतलब कि वहां पर अब कोई रह नहीं सकता। तो जिन लोगों को यहां से हटाया जाएगा इस क्षेत्र से, राइट, जो ऑलरेडी वहां पर रह रहे थे, तो उनको दूसरी जगह पर रिहेबिलिटेट भी करना है, तो उसको लेकर अधिकार। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, राइट, तो फॉरेस्ट को मैनेज करने के अधिकार, राइट। तो ये सब चीजें यहां पर हमें देखने को मिल रही है। फिर हम लोग समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स जो है, यानी कि जंगल में रहने वाली जो शेड्यूल ट्राइब है, वनवासी अनुसूचित जनजाति जो है, उनके क्या अधिकार है? तो अधिकार के बारे में हमने बात कर ली, तो वो कौन होने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उनके लिए। फिर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि अन्य पारंपरिक वनवासी जो होंगे वो कौन से होंगे, राइट, तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो उसको जो है वो देखा जाएगा। फिर पूरी ये राइट जो है वो
किनको मिलना है किनको नहीं मिलना, उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है इस टॉपिक के अंदर। चलो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको ये वाली चीज तो ऑलरेडी समझाई दी थी, राइट, कि ये कानून 2006 में पास हुआ। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी जो है, जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, पारंपरिक वनवासी समुदाय जो हैं, तो उनके अधिकारों को लीगली रिकॉग्नाइज करने का ये कानून हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहला, टाइटल राइट्स यानी कि ओनरशिप का राइट। तो देखिए, जिस भी जमीन पर ये कम्युनिटी 13 दिसंबर 2005, ये डेट ध्यान में रखना, कट ऑफ डेट है 13 दिसंबर 2005 से पहले से जिस जमीन पर जो भी ये कम्युनिटी है, यानी कि जो भी लोग हैं इस कम्युनिटी के, तो वो अगर फार्मिंग कर रहे हैं, राइट, किसानी कर रहे हैं, तो उनको मैक्सिमम 4 हेक्टेयर का एरिया जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। और ओनरशिप जो होगी वो सिर्फ उन्हीं क्षेत्र की प्रोवाइड की जाएगी जो एक्चुअल में खेती किसानी जिस क्षेत्र पे वो करते हैं, कल्टीवेशन जिस क्षेत्र में होता है, और उस फैमिली को दी जाएगी, ना कि एक सदस्य को। पूरी फैमिली को जो है वो ये जमीन दी जाएगी। और इसके अलावा कोई भी नई जमीन जो है वो उनको ग्रांट नहीं की जाएगी। तो एक बार और फिर से मैं रिपीट करता हूं इसी सेम चीज को, क्योंकि देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, आई वांट कि अभी के अभी इस टॉपिक आपको याद हो जाए। देखो 13 दिसंबर 2005, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। इस डेट से पहले जितने भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, राइट, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर आ रही हो या फिर अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ये दूसरी कम्युनिटी हो, ठीक है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये डेट जो है वो 13 दिसंबर 2005। अच्छा, फर्क पड़ेगा भी, राइट, अदर कम्युनिटीज के लिए फर्क पड़ेगा, तो वो क्या फर्क है उसके बारे में भी आगे चल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बता दूंगा। अभी ये मेन चीज आप ध्यान में रखो, 13 दिसंबर 2005, इस डेट से पहले जो भी कम्युनिटी एक जंगल के एक एरिया पर कहीं पर खेती किसानी अगर कर रही थी, तो वो एरिया जो होगा वो उनके कंट्रोल में आएगा, बट सिर्फ उतना ही एरिया जितने एरिया पर वो खेती किसानी कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये उनकी पूरी फैमिली को अलॉट किया जाएगा। और तीसरी बात, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर का एरिया अलॉट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि सामने वाले ने बोला कि यार मैं तो 100 हेक्टेयर के एरिया तक जो है वो करता हूँ, किसानी करता हूँ, राइट, तो वो नहीं माना जाएगा। मात्र 4 हेक्टेयर का एरिया उसको दे दिया जाएगा, उस जमीन पर उसकी ओनरशिप दे दी जाएगी, उसकी पूरी फैमिली को ओनरशिप जो है वो दे दी जाएगी। सिर्फ इतनी सी पहली पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ओनरशिप के अधिकार के बारे में। दूसरा, तो फॉरेस्ट में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उसका पूरा अधिकार, राइट, जो होगा वो इन लोगों का होगा, राइट, जिनको ये अधिकार प्राप्त है, राइट, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। और ग्रेजिंग एरियाज का, यानी कि जिस जगह पर ये अपने बछड़ों को, कैटल्स वगैरह को चराने के लिए ले जाते हैं, तो वो वाला चराने का एरिया भी जो है उनको अलॉट कर दिया जाएगा जहां पर ये चरवा सकते हैं, है ना। तो ये चीज पेस्टोरलिस्ट रूट, जैसे कुछ ऐसे रूट होते हैं, जैसे होता है ना कि चरवाहा जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वो अपने पशु वगैरह को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो लेकर जाते हैं, तो ये रूट पर भी जाने का, चलने फिरने का अधिकार इनका होगा, राइट। तो ये भी राइट्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। अभी कुछ समय पहले की एक न्यूज थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो कौन से स्टेट की थी, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वो उत्तराखंड की थी। तो वहां पर जो है वो कुछ पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स जो है उनको रोक लिया गया था इसी चीज को लेकर कि वो इस रूट का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये विवाद उठा था कि जब ऑलरेडी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ये रूट भी जो है वो उनके अंडर आता है, राइट, रूट पर भी उनको चलने के लिए के अधिकार जो है वो दिए गए, तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा पेस्टोरलिस्ट रूट पर भी, क्योंकि ये चीज आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस प्रकार का, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज में चल चुका है ये वाली चीज, ये वाली घटना। मुझे एक्जैक्टली वो स्टेट नहीं पता, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है वो उत्तराखंड ही है, बट अगर आपको शायद कंफर्म याद आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दें, उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश, ऐसा कुछ है, राइट। ये नदन एरिया की ही स्टेट हमें देखने को मिली थी। चलो एनीवेज, बाकी आपको तो मेन चीज ये ध्यान में रखनी है कि उस फॉरेस्ट के अंदर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, प्लस ग्रेजिंग एरियाज के अधिकार, पेस्टोरलिस्ट रूट का अधिकार, राइट, और भी काफी सारे अधिकार है, बट इतनी मेन चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये यूसेज राइट है। अब अच्छा, अब इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलीगल एविक्शन होता है या फिर फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट अगर होता है, राइट, तो उस कंडीशन में सामने, यानी कि अगर एक एरिया है जहां पर सरकार को जो है वो कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज अपनी कंडक्ट करनी, या फिर किसी एरिया को इनको कंप्लीटली जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करना, मतलब वहां पर किसी भी प्रकार की कम्युनिटी की कोई भी हलचल नहीं होगी, राइट। तो उस एरिया को जैसे ही ये प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करते हैं, तो अब यहाँ पर रहने वाली जो जनता है, यानी कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है, इनको ऑब्वियस ही बात है कि डिस्प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब इनको यहाँ से हटाया जाए तो ये इंश्योर करना है कि सभी बेसिक एमिनिटीज इनको दूसरी जगह पर मिल सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये जब इनको हटाया जाएगा तो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव से ही हटाया जाएगा, वन को संरक्षण
करने हेतु ही इनको जो है वो हटाया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, फॉरेस्ट को मैनेज करने के राइट, स्पेशली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये भी अधिकार जो है वो इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं गाइस जिसके बारे में आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये वाली जो चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस टॉपिक में। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉरेस्ट राइट एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज सी ये बताता है कि कौन लोग होंगे जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे, राइट। तो इसके अंदर 3 कंडीशन बताई गई है। पहली कंडीशन तो वो उनका शेड्यूल ट्राइब होना जरूरी है, राइट। अगर उन्हें अधिकार चाहिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो अधिकार प्राप्त है, और इवन उन्हें अगर रिकॉग्नाइजेशन चाहिए तो उन्हें शेड्यूल ट्राइब होना जरूरी है, पहला पॉइंट। बट सिर्फ शेड्यूल ट्राइब होना जरूरी नहीं है, यह भी देखा जाएगा कि 13 दिसंबर 2005 से पहले वो यहां पर रह रहे हो, उनकी फैमिली यहां पर रह रही हो, तो उस चीज को इंश्योर किया जाएगा, देखा जाएगा। तीसरी चीज देखी जाएगी कि वो कम्युनिटी जो होनी चाहिए वो पूरी तरह से फॉरेस्ट के ऊपर या फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर जो है वो पूरी तरह से निर्भर हो। तो ये 3 चीज जो है वो देखी जाएगी, तब जाकर एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी या एक इंडिविजुअल भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। और अब तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो गई, बट अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर की अगर हम लोग बात करें, अन्य पारंपरिक वनवासी की बात करें, तो इस कंडीशन को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। इसके अंदर 2 कंडीशंस है। पहली तो देखो, कट ऑफ डेट मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए 13 दिसंबर 2005। यहां पर यह कहा गया कि 13 दिसंबर 2005 से पहले यह चीज देखी जाएगी कि उस कम्युनिटी की 3 जनरेशन यानी कि 75 साल तक वो उस क्षेत्र पे रहे हो, यानी कि उनके पास कोई ना कोई ऐसा प्रूफ रिकॉर्ड होना चाहिए कि पिछली 3 जनरेशन जो है वो यहीं पर रही हो, इसी क्षेत्र पर रही हो। और ये चीज अगर उन्होंने प्रूफ कर दी तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को, कम्युनिटी को, एक इंडिविजुअल को जो है ये अधिकार जो है वो मिल जाएगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिल जाएगा। मेनली पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये ऑब्वियस ही बात है कि फॉरेस्ट के ऊपर उसकी कंप्लीट निर्भरता जो है वो होनी चाहिए, पूरी तरह से वो फॉरेस्ट के ऊपर, जंगल के ऊपर निर्भर होना चाहिए। गेटिंग इट और नॉट? तो ये चीज है गाइस इस टॉपिक के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने देख लिया। अब लेट्स से कि सामने वाला व्यक्ति एलिजिबल है, राइट। अब इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो किसके सामने रखी जाएगी? देखिए, ग्राम सभा या फिर विलेज असेंबली ये इनिशियली एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें ये रिकमेंड करेगी कि किसको अधिकार जो है वो देना है और किसको कौन से रिसोर्सेज का अधिकार जो है वो प्राप्त करवाना है। मतलब कि कुल मिलाकर सिंपल सी चीज, जैसे कि ग्राम सभा ने बोल दिया कि हाँ, ये फलाना जो इंडिविजुअल है, ग्रुप है या कम्युनिटी है, इसको जो है वो अधिकार मिलना चाहिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, है ना। तो ये किसने बता दिया? ग्राम सभा ने बता दिया। बट अभी फाइनलाइज नहीं होगी चीजें। फाइनलाइज कब होगी? जब एक कमिटी पर जांच बैठेगी, और ये कमिटी जो होगी वो तालुका लेवल पर या सब डिवीजन लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमें देखने को मिलेगी ये कमिटी। और ये कमिटी के अंदर हम लोग को देखने को मिलेंगे 3 सरकारी अधिकारी होंगे, फॉरेस्ट, रेवेन्यू और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, और 3 इलेक्टेड मेंबर्स भी हम लोग को लोकल बॉडी की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो 3 पॉलिटिकल मेंबर्स और 3 आप कह सकते हैं कि ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, तो ये हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। मतलब 6 मेंबर की ये बॉडी होगी, और ये जो है वो पूरी तरह से जांच करेगी कि जो ग्राम सभा ने या विलेज असेंबली ने जो भी चीज जो है वो फॉरवर्ड करी, यानी कि जिन भी लोगों के नाम फॉरवर्ड किए हैं वो वाकई में एलिजिबल है कि नहीं, वो पूरी प्रॉपर कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये चेक करने के बाद, ये इंश्योर करने के बाद फिर फाइनलाइज जो है वो किया जाएगा, राइट। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया अब उसके बारे में हम लोग बात करें। तो देखिए, ये सब जो पूरे अधिकार हम लोग को देखने को मिलते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं इस कानून के, है ना। ये पूरे अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने पावर दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को लद्दाख के, कि वो ये वाली जो पावर है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के जितने भी मतलब जो अधिकार होते हैं, तो वो अधिकार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अब होंगे। तो मतलब कुल मिलाकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने पावर दे दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं इस कानून के अंडर अपनी पूरी पावर्स को, है ना। तो बस ये सिंपल सी चीज है, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आपको ये मेन जो चीज है फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में ये पता होना चाहिए, और एक जनरल तौर पर कि न्यूज में ये टॉपिक क्यों आया है उसका एक आपको इन जनरल आइडिया होना चाहिए, राइट। भाई साहब देखिए, तो बेहतरीन बातचीत चल रही है। बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर किस चीज को लेकर ये चर्चा चल रही होगी इतनी बेहतरीन। बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, दोनों के एक्सप्रेशन देखकर बताएं।
राइट, क्या लगता है आपको किस पर चर्चा चल रही होगी? चलो एनीवेज, हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रही है आपको कि आइलैंड कंट्रीज की बात हो रही है, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स की बात हो रही है, मतलब कि ऐसी स्टेट्स जो कि ऑब्वियस ही बात है क्लाइमेट चेंज को लेकर इम्पैक्टेड है, तो वहां पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को झेल सके। तो इसको लेकर ये इनिशिएटिव है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। इंडिया ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव, याद रखिएगा, IRIS इनिशिएटिव को, राइट। IRIS इंडिया का इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि हम लोग और इवन हम लोग भी प्लस दूसरी कंट्रीज भी फोकस करेंगे कि जो छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि काफी ज्यादा वल्नरेबल, संवेदनशील हम लोग को देखने को मिल रही है, किसको लेकर? क्लाइमेट चेंज को लेकर। यानी क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इन्हीं छोटी आइलैंड कंट्रीज के ऊपर पड़ने वाला है। इसका बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है? टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है? जो ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, ये क्या हो रही है? ये मेल्ट हो रही हैं। और ग्लेशियर आइस शील्ड जब मेल्ट होंगी तब क्या होगा? समुद्र का जो पानी है वो इंक्रीज होगा, सी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। अब जब समुद्र का पानी इंक्रीज होगा तो ये छोटे छोटे आइलैंड है, ये समुद्र के नीचे जो है वो चले जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा और सबसे पहले इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस को पड़ रहा है। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिससे कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज जो है वो झेल सके। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये नया इनिशिएटिव है जो कि किस चीज का रिजल्ट है? बताया जा रहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके ने मिलकर चर्चा करी, आपस में बातचीत करी और फिर ये इनिशिएटिव जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया। इसके अंदर इवन जो छोटी छोटी कंट्रीज जो हमें आइलैंड कंट्रीज जो देखने को मिलती है, फिजी हो गया, मॉरिशस हो गया, जमाइका हो गया, तो इनके जो लीडर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, राइट, इस इनिशिएटिव को लाने के लिए, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आप अपने मैप में देखें जाकर कि फिजी कहाँ पर है, मॉरिशस कहाँ पर है, जमाइका कहाँ पर है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी दीवार पर एक बड़ा सा इंडिया का मैप होना चाहिए, पहली बात तो, और दूसरा वर्ल्ड मैप होना चाहिए। ये दो मैप तो बड़े से आपकी दीवार पर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आज ही शाम तक या कल तक जो है वो जाकर लगवा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जाओ अपने मैप के सामने जाकर ये कंट्री को जो है वो लोकेट करो कि कहाँ पर है ये कंट्रीज। और जो ये IRIS इनिशिएटिव है ये किसका पार्ट है? ये CDRI का पार्ट है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि ये सेम वही चीज कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जो कि डिजास्टर को झेल जाए, राइट। तो ये CDRI इनिशिएटिव का ही ये पार्ट IRIS इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये फोकस करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, पायलट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि पायलट प्रोजेक्ट्स लाओ और भी कंट्रीज को शामिल करो। किस चीज के लिए? स्मॉल, मतलब स्पेशली स्मॉल डेवलपिंग स्टेट्स में, किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए जो कि डिजास्टर या फिर क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट्स उसको झेल सके। तो ये बेसिकली IRIS का मेन ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। और हमें पता ही है कि आज की डेट में क्यों आवश्यकता है इस चीज की। तो पिछले कुछ डिकेड्स में, दशकों में ये चीज क्लियरली पता लग चुकी है कि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट होगा उससे कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बच जाएगा, सभी जो है वो अफेक्टेड होंगे, राइट। चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, सभी को जो है वो क्लाइमेट चेंज का खतरा है। बट द थिंग इज कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है, SIDS जो है, इन्हें सबसे ज्यादा खतरा है क्लाइमेट चेंज का। वो कैसे? वो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया। और देखिए गाइस, ये जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है, सिंपल शब्दों में ये छोटे आइलैंड जो है, इनकी पूरी आबादी की अगर हम लोग बात करें कि पूरी आबादी में से 1/3 आबादी, मतलब आप इस प्रकार समझें कि ये छोटे आइलैंड की 1/3 आबादी जो है वो इतने ज्यादा खतरे में है कि जहां पर ये लोग रह रहे हैं उनके मात्र 5 मीटर नीचे ही सी लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि अगर सी लेवल राइज होता है, बढ़ता है, तो 1/3 आबादी डायरेक्ट जो है वो खतरे में हम लोग को देखने को मिलेगी इन छोटे आइलैंड की, राइट। कभी भी कोई तूफान आ गया, राइट, या फिर कोई भी किसी प्रकार से भी कोस्टल डिस्ट्रक्शन अगर होता है तो सबसे पहले इंपैक्ट जो पड़ेगा वो
यानी कि इन छोटे आइलैंड्स की 1/3 आबादी को पड़ेगा। और ये कंट्री मात्र 1% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कंट्रीब्यूशन करती है। मतलब आप बात को समझिए, ये छोटी जो आइलैंड कंट्रीज हैं, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी, राइट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी नहीं करती है इतनी ज्यादा मात्रा में जितनी कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री करती हैं, बट बावजूद उसके सबसे पहले इन्हीं को खतरा है। मतलब कि जो बेचारा साफ है, जिसने कुछ भी मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए अपना 1% के आसपास ही बस कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मान के चलिए कि उसको ये मान के चलिए कि 99% से ज्यादा खतरा जो है वो 99 क्या 100%, क्लियरली 100% खतरा इन्हीं को है। क्योंकि सी लेवल जब राइज होगा तो सबसे पहले इन्हीं को इफेक्ट होगा, राइट। देखिए आप, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, इसको आप मेंस में जरूर उपयोग करें। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, फिशरीज हो गया, और जो रिलेटेड सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये डिक्लाइन हो गए, राइट। क्योंकि एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हुआ है तो काफी सारे क्रॉप फेलियर हमें देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हुआ है तो फिशरीज का नुकसान हमें देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि आपको पता है, आपने एनवायरमेंट के अंदर ईवीएस के अंदर पढ़ा हुआ है कि जैसे ही टेम्परेचर एक्वेटिक एरिया का, या फिर आप कह सकते हैं कि पानी का टेम्परेचर जैसे ही राइज होता है, या हल्का फुल्का भी चेंजेस अगर पानी के टेम्परेचर में आते हैं, तो क्लियरली ये संकेत होता है कि वहां की मछलियां, एक्वेटिक स्पीसीज वगैरह जो होती हैं वो मर जाती हैं। क्योंकि देखो, एक्वेटिक प्रजाति जो होती है वो चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाती। ये एक बड़ा इशू है एक्वेटिक लाइफ के साथ। तो एनवायरमेंट में आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, तो आपको एक आइडिया ही है। तो फिशरीज का नुकसान हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसी चीज के चलते यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो आजीविका है, लाइवलीहुड जो है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान हो रहा है इस पूरे आइलैंड के। और इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर की अगर अब हम बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की जमीन को, यहाँ पर रियल एस्टेट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा हो रहा है। और इकोनॉमिकली तो इशू हम लोग को देखने को मिल ही रहा है ना। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब CDRI की बात करें, मैंने भी आपको पढ़ाया था कि CDRI का ही ये इनिशिएटिव हम लोग को IRIS देखने को मिल रहा है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो CDRI के बारे में अब हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा से 2019 में लॉन्च किया गया था हमारे, और कहां पर लॉन्च किया गया था, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की क्लाइमेट एक्शन समिट थी न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उस दौरान ये CDRI को इंडिया ने लॉन्च किया। ये CDRI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि नॉलेज जनरेट होती है, एक्सचेंज होती है आपस में कंट्रीज के बीच में, कि किस प्रकार से अगर कभी कोई डिजास्टर आता है, कोई भी क्लाइमेट का इशू अगर आता है, तो हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए जो कि इन सब इश्यूज को, या फिर इन सब चीजों के कारण जो इम्पैक्ट जो होते हैं उसको झेल सके। मतलब कि क्लियरली ये चीज बताई जाती है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो जो कि डिजास्टर की जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, डिजास्टर रेजिलियंस हो, मतलब कि डिजास्टर को झेलने की क्षमता रखे। तो ये उसको लेकर ये एक प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, CDRI। तो ये सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर मेनली जो है वो फोकस किया जाता है, राइट। अभी तक 25 और कंट्रीज जो है, इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो, उसने इस कोलिशन को जो है वो ज्वाइन कर लिया। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया के अंदर जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद CDRI ये दूसरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको सेटअप किया है इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के लिए, या फिर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये वाली चीज है गाइस, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है कि ये बेसिकली छोटे आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जिनकी जो आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है सोशल, इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी से जूझ रहा है। और हालांकि इन जनरल भी छोटे आइलैंड्स में काफी प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं, हम लोग को देखने को मिलती है अलग अलग तरह की हमेशा से। अभी क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके सामने, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये ग्रुप है, और इसमें से छोटे आइलैंड्स जो है 38 यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, और 20 जो है वो नॉन यूनाइटेड नेशन मेंबर या फिर नॉन यूनाइटेड नेशन एसोसिएट मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, या फिर एसोसिएट मेंबर यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशन के हम लोग को देखने को मिलता है। और इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के तौर पर, और ये किया गया था तो 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के दौरान। और ये जो छोटे आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनकी यूनिक और पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज जो होती है उसको हाईलाइट किया गया था द फ्यूचर वी वांट में, जिसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+22 के दौरान 2012 में।
ब्राजील के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये छोटे आइलैंड जो है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, तो कैरेबियन वाला क्षेत्र, पैसिफिक वाला क्षेत्र, एटलांटिक इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बारबाडोस प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, बारबाडोस प्रोग्राम। तो इसके तहत बताया गया था कि 1994 में ये प्रोग्राम जो है वो लाया गया था कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग मदद करेंगे ये छोटे आइलैंड्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के प्रयास के लिए, यानी कि छोटे आइलैंड्स को जो है वो, कि ये छोटे आइलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव जो है वो कर पाए, तो उनकी जो है वो हेल्प करने के लिए ये बारबाडोस प्रोग्राम भी लाया गया था। तो ये बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सा फैक्ट है जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, तो ये इस ग्रुप ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस SIDS को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसमें मेन जो काम की जो चीज़ थी वो एक तो ये CDRI के बारे में आपको जानना और IRIS के बारे में आपको जानना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये, तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज बस जो आपको ध्यान में रखनी है, देखिए सूर्य हम लोग को देखने को मिलता है, एक है, मतलब ये इनिशिएटिव का जो मेन जो फोकस किया गया है किस चीज पे किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, स्पेशली सोलार एनर्जी के ऊपर। तो सूर्य जो है इस धरती में कहीं ना किसी जगह पे तो ऑब्वियस सी बात है कि अपनी रेस देता ही है। जैसे हमारे यहाँ अगर अंधेरा होगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर तो उजाला होगा ही होगा, राइट। तो ये वाली बात आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट, यू नो अबाउट इट, राइट। तो एक सूर्य हमें देखने को मिलता है, दुनिया भी एक ही है, तो बोल रहे हैं हम एक ही ग्रिड बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये समझना आपके लिए जरूरी है। देखो आप इस तरीके समझिए, ये सोलार ग्रिड हम लोग को देखने को मिलता है, जो फोटो में आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, सूर्य की किरणें जो है वो इसके ऊपर पड़ती हैं और फिर ये क्या होता है, सोलार एनर्जी जनरेट करता है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, सोलार एनर्जी हमें देखने को मिलती है, उससे पावर जो है वो मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है कि नहीं, पता है ना ये वाली बात सभी लोग को। तो मतलब ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, ट्रॉपिकल एरियाज में मौजूद जो कंट्रीज है, राइट, जो अपनी अपनी ग्रिड्स जो तैयार करती हैं उसको आपस में इंटरकनेक्ट कर दो। मतलब बात को समझिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेकर बताता हूं तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में जो है वो जनरेट हो रही है ना। अब इस पावर हाउस से अपन सभी के घरों तक खंबे के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आती है कि नहीं, सभी के घरों तक खंबे के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है कि नहीं, यही होता है ना, यही सिस्टम हम लोग को देखने को होता है कि जनरेट जो हो रही है वो कहीं और हो रही है, बट हमने क्या किया, खंबे जो है वो लगा के रखे हैं, उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में सूर्य जो है वो अपनी किरणें देता है, तो पूरे दुनिया भर में ये ग्रिड्स होने चाहिए जो कि हमेशा जो है वो काम करे सोलर एनर्जी को जनरेट करने का, स्टोर करने का, और ये सभी लोग, सभी कंट्री जो है वो यूज कर सके। तो इंटरकनेक्ट करने की बात कर रहा है, कितनी बेहतरीन चीज है, राइट, कि सभी नेशन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, जिससे कि सभी नेशंस रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग जो है वो भरपूर तरीके से कर पाएंगे। मतलब ये मान के चलो कि यहां पर ये जो आप कह रहे हैं ना नेशनल बाउंड्रीज, उसको क्रॉस करके ये इनिशिएटिव हमें बहुत बेहतरीन सा देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहां पर जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री का एक सिंगल अपना खुद का ग्रिड नहीं होगा, सभी का कलेक्टिव ग्रिड होगा, कि जितनी भी सोलर एनर्जी इस ग्रिड के माध्यम से जनरेट होगी वो सभी कंट्री जो है वो यूज कर सकेंगी। तो कितनी बेहतरीन चीज है। बट हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, जब ये इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंट्रीज का अपना अपना एक अलग शेयर जो है वो एलोकेट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार कि इससे जो छोटी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलेंगी वो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि अरे उनको जो है वो नुकसान हो रहा है, राइट। इवन फंड्स की भी अगर हम लोग बात करें तो उस परस्पेक्टिव से भी हम लोग को अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग शेयर देखने को मिलेंगे। बट हाँ, ये जो इनिशिएटिव होगा वो कलेक्टिवली सभी कंट्रीज का जो है वो एक साथ होगा, जो इसकी मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। कितना बेहतरीन इनिशिएटिव है कि नहीं। तो चलो अपन अब थ्योरी की बात कर लेते हैं, बस यही चीज थी एक समझने वाली इस टॉपिक के अंदर। थ्योरी के थ्रू आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने भी आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में जो है पढ़ाया था, आपको शायद याद आ रहा हो, अभी हमने कुछ ही समय पहले इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया है। अगर जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता इस टॉपिक के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा, मैं पिंड मैसेज जो है वो डाल दूंगा, पिंड कर दूंगा मैसेज, राइट, इसका ये वाले टॉपिक का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का, तो आपको जो है वो टॉपिक मिल जाएगा, राइट, जिसको हमने जो है वो कवर करवाया हुआ था, डिस्कस किया हुआ था।
कि इंडिया ने जो है वो क्या क्या कदम जो है वो उठाए हैं, या बात करी है कि इंडिया जो है वो कौन से इनिशिएटिव जो है वो लेकर आएगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में जो अनाउंसमेंट किए हमने, तो वो पूरा डिटेल में मैंने आपको कवर करवाया हुआ है। तो ये इनिशिएटिव जो है गाइस, ये अनाउंस किया गया था, ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। ये देखो, ये इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। हालांकि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का इनिशिएटिव काफी पुराना है, इसको मैं रेगुलर स्टूडेंट्स को कई बार पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो इंडिया और यूके ने मिलकर जो है वो इसकी अनाउंसमेंट जो है वो करी थी कि ये सोलार एनर्जी को जो है वो स्टोर करेंगे, राइट, और फिर हैव इट ट्रैवल सीमलेसली अक्रॉस द बॉर्डर। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि सोलार एनर्जी जो है स्टोर होने के बाद अक्रॉस द बॉर्डर वो ट्रैवल करेगी, मतलब कि हर एक कंट्री जो है वो उसका यूज कर पाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहां पर जनरेट हुई है, राइट। बहुत बेहतरीन सा इनिशिएटिव है। तो इस इनिशिएटिव की हम लोग बात करते हैं गाइस। देखो, द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर इंटरनेशनल सोलार अलायंस एंड द यूके ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव कॉम्प्लीमेंट्स इंडिया फोकस हार्नेसिंग द सन्स एनर्जी। तो हमारा इंटरनेशनल सोलार अलायंस ऑलरेडी है ही। इंटरनेशनल सोलार अलायंस के थ्रू हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि ट्रॉपिकल एरियाज पर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज हैं, तो वो सभी कंट्री जो है वो इंटरनेशनल सोलार अलायंस का हिस्सा बने, यानी कि मैक्सिमम कंट्रीज, और वो सोलर एनर्जी को जनरेट करें और अपने अपने टारगेट्स जो है वो सेट करें, है ना। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये इनिशिएटिव हमें देखने को मिला। तो ये कह रहे हैं कि जब ऑलरेडी अलग अलग कंट्री ने ग्रिड्स पर काम करना शुरू कर दिया, सोलर एनर्जी को जनरेट करने पर काम करना शुरू कर दिया, तो व्हाई नॉट कि हम इन सभी को जो है वो एक साथ वो कर सके, कोलैबोरेट कर सके। क्यों ना सभी को एक साथ कनेक्ट कर सके इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज या बॉर्डर या नेशनल बाउंड्रीज। देखो कितनी बेहतरीन चीज है। द ग्रिड विल बी सेट अप ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगले कुछ सालों में ग्रिड जो है वो सेटअप किया जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा, जो और इवन एक और इनिशिएटिव है इंडिया का, उसके द्वारा ये ग्रिड जो है वो सेटअप किया जाएगा। और फिर ये ग्रिड से जो जनरेट होगी सोलर एनर्जी, तो सोलर पावर, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा अलग अलग कंट्रीज में। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि पावर हाउस पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर इसको जो है वो हम लोग खंभों के माध्यम से अलग अलग जगह पर जो है वो भेजते हैं, यानी कि खंभों के माध्यम से, ग्रिड्स के माध्यम से हम लोग घरों तक जो है वो बिजली को पहुंचाते हैं, घरों तक बिजली को भेजते हैं। सेम वैसे ही सोलर एनर्जी जनरेट होगी अलग अलग कंट्रीज में, तो ये अलग अलग कंट्रीज पर अपनी सोलर पावर को जो है वो भेज सकेंगी, ट्रांसपोर्ट कर सकेंगी। कितनी बेहतरीन इनिशिएटिव है। और ये विजन जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के पीछे का, वो ये है द सन नेवर सेट्स, कि सूर्य जो है वो कभी भी अस्त नहीं होता है। सूर्य एक ही जगह पर होता है, धरती गोल घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि सूर्य उदय हुआ है, अस्त हुआ है, राइट, सनराइज हुआ है, सेट हुआ है, राइट, वी ऑल नो अबाउट इट, राइट। आप सभी लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पर सूर्य अपनी फुल एनर्जी जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि ट्रांसफर कर ही रहा है। तो सूर्य की पूरी तरह से हम लोग एनर्जी जो है उसका भरपूर उपयोग करें, सोलर एनर्जी का भरपूर उपयोग करें और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर जो है वो जनरेट करें, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए एक मिनिस्टेरियल स्टीयरिंग ग्रुप जो है वो क्रिएट किया जाएगा, जो कि भारी मात्रा में सोलर पावर स्टेशन को एक्सिलरेट करेगा कि बड़े बड़े सोलर पावर स्टेशन जो है वो बने, बड़े बड़े विंड फार्म्स जो है वो तैयार हो, बने, और उसे एक साथ लिंक कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए अलग अलग, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि नेशनल बाउंड्रीज को नहीं देखा जाएगा, इसको पूरे सभी को एक समान देखा जाएगा, राइट। तो ये कितनी बेहतरीन चीज है, राइट। तो ये आप मेंस में तो डेफिनेटली लिखिएगा। और मिनिस्टीरियल स्टीयरिंग जो ग्रुप होगा, इसमें फ्रांस, इंडिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और भी काफी सारे जो हम लोग को अफ्रीका की कंट्रीज हुई, गल्फ कंट्रीज हुई, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हुई, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होंगे। और इस वर्ल्ड ग्रिड का महत्व, सिग्निफिकेंस हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर एक सिंगल वर्ल्ड वाइड ग्रिड अगर होगा तो इसके माध्यम से सभी जगहों पर क्लीन एनर्जी का एक्सेस जो है वो हो सकेगा, और एनर्जी को स्टोर करने की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी समय पर ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी। देखो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होती है आज की डेट में, स्टोरेज को लेकर, कि यार क्योंकि देखो सूर्य तो अपनी ऑब्वियस ही बात है कि किरणें छोड़ ही रहा है, तो उससे अगर हम ग्रिड्स रखेंगे तो वो ऑब्वियस ही बात है स्टोर करेगा ही करेगा, बट प्रॉब्लम है कि स्टोर करके रखेगा, स्टोरेज ज्यादा लंबे समय तक हम नहीं कर सकते। तो हमने क्या सोचा कि रेदर देन दिस, व्हाई नॉट वी इंटरकनेक्ट
ईच एंड एवरी कंट्रीज ग्रिड, तो हर एक कंट्री के ग्रिड को क्यों ना हम इंटरकनेक्ट कर दें कि जिससे कि जरूरत ही ना पड़े ज्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी को स्टोर करने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूज में होती रहेगी, आती रहेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और बहुत फायदे हैं इसके। साथ ही साथ इंडिया जो है वो जनरेट करेगी 2030 तक इसके माध्यम से 40% अपनी पावर को नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू। बहुत बड़ी बात है कि हम 2030 तक ये मान के चलिए कि 40% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पावर अपनी जनरेट करेंगे, पावर जनरेट करेंगे, राइट। और ये जो प्रपोज्ड इंटीग्रेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके इसके कारण ये भी होगा, एक तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है, लागत जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सभी लोग मिलकर इसमें फाइनेंस करेंगे, फंडिंग करेंगे, एक कंट्री के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, राइट। हायर एफिशिएंसी इसकी हमें प्रोजेक्ट की देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, राइट। तो उस टेक्नोलॉजी को और अच्छा करने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए अलग अलग कंट्रीज के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, यानी कि बेस्ट लोग जो हैं वो मिलकर काम करेंगे, है ना, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स मिलकर काम करेंगे, राइट। इंक्रीज एसेट यूटिलाइजेशन, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि बेहतरीन तरीके से इस एसेट को यूटिलाइज करने के लिए जो है वो कार्य किया जाएगा, अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो है वो लाई जाएंगी, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और दिस प्लान विल रिक्वायर ओनली इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट विल नॉट रिक्वायर अ पैरेलल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू वर्किंग विद एग्जिस्टिंग ग्रिड्स। तो इसमें अलग से क्या होता है कि हर एक कंट्री अगर जैसे अपना खुद का अगर ये सिस्टम, जैसे सोलर एनर्जी का सिस्टम, जैसे हमारी अपनी बात करें हम लोग, तो हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो ग्रिड्स तो चाहिए ही चाहिए, स्टोरेज के लिए जो है वो अलग हम लोग को एसेट चाहिए, दूसरी चीजों के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्योंकि एक सिंगल ही हम लोग को ग्रिड देखने को मिलेगा जो आपस में कनेक्टेड होगा, और उसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो एक पर्टिकुलर पावर हाउस के माध्यम से दूसरी जगहों पर जो है वो, यानी कि कंट्री के अंदर अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो इसमें एक कंट्री के ऊपर, मतलब कुल मिलाकर सिंपल तरीके से समझने के लिए, कि एक कंट्री के ऊपर ज्यादा ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन नहीं आने वाला है, राइट। और ये सभी जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वगैरह जो होंगी, उन सभी को, इवन एंटिटीज ऑल्सो, कंपनीज ऑल्सो, उन सभी की हेल्प करेंगी। और इवन जो जैसे कि छोटी कंट्री है, राइट, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उसको नहीं मिल पाता है, या फिर ज्यादा फाइनेंसिंग उसको नहीं मिल पाती है, बट अगर ये इसका हिस्सा बन जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि बेनिफिट जो है उसका भी होगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी काफी ज्यादा होगा। अब देखिए, सरकार जो है वो रेदर देन पावर पर खर्च करने की जगह, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ऑब्वियसली बात है कि इसमें इनिशियली खर्च करना पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म को अगर देखा जाए तो बस उसके मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह कुछ होंगे तो थोड़े बहुत, बाकी जो है वो इतना ह्यूज खर्चा नहीं होगा एज कंपेयर टू जो कन्वेंशनल एनर्जी को जनरेट करने के लिए खर्चा लगता है, फॉसिल फ्यूल्स से उत्पन्न हुई एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो खर्चा लगता है, तो उतना सरकार का खर्चा नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो सरकार पॉवर्टी एलिविएशन पर और बेहतर तरीके से काम करेगी, गरीबी को हटाने के लिए और बेहतर तरीके से काम करेगी, राइट। सपोर्ट मिल सकेगा मिटिगेटिंग वाटर, पानी को बचाने के लिए, सैनिटेशन के लिए, फूड के लिए, और दूसरे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को सपोर्ट जो है वो मिल सकेगा, इकोनॉमिक सपोर्ट, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए ना कि जो पैसा आज की रेट में पावर जनरेशन के लिए लगाया जाता है, तो वो जो अमाउंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, वो दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जो है वो सरकार लगा सकेगी। तो इसलिए इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो ऑलरेडी नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स हैं इंडिया में, तो ये ग्रो करेंगे और ये रीजनल और ग्लोबल मैनेजमेंट सेंटर्स के तौर पर हमें देखने को मिलेंगे, कार्य करेंगे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर ऑलमोस्ट 2600 गीगावाट इंटरकनेक्शन कैपेसिटी 2050 तक पॉसिबल हो सकेगी। इसमें बताया जा रहा है कि पावर सेविंग जो है वो 226 बिलियन यूरोस पर ईयर के हिसाब से हो सकेगी, यानी कि सभी कंट्रीज जो है वो 226 बिलियन यूरोस हर साल बचाएंगी, राइट, जो पावर पे वो खर्चा करती है। वही चीज मैंने आपको बताया कि इसमें वो बचाएंगी, तो हमें देखने को मिलेगा कि अल्टीमेटली दूसरे ऑब्जेक्टिव जो होंगे गवर्नमेंट के वो फुलफिल हो सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये चीज हमें देखने को मिली। अच्छा, इसी के साथ आपको ये वाली चीज भी ध्यान में रखनी है, वन सन डिक्लेरेशन की, कि ये जो अनाउंसमेंट हुई वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की, जो ये अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली, तो ये अनाउंसमेंट के साथ ही, राइट, हमें देखने को मिला कि वन सन डिक्लेरेशन, एक सूर्य घोषणा भी की गई थी। और इसमें कहा क्या गया था कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो विजन है, ये इंटरकनेक्टेड ग्रीन ग्रिड्स का विजन है, दैट कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल होगा, परिवर्तनकारी हो सकता है ये,
अगर हम लोग एक सिंगल ग्रिड लगाएंगे और ग्रीन ग्रिड की बात करें, मतलब ऑब्वियसली सोलर एनर्जी से एनर्जी इस ग्रिड के माध्यम से जनरेट होगी, इसलिए इसको ग्रीन ग्रिड कहा है। तो ये बहुत ही परिवर्तनकारी होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग को मतलब आप अगर ये चीज पढ़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस चीज के बेनिफिट्स को, तो आपको समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म इसके कितने ज्यादा फायदे होने वाले हैं। और इसमें तो एक चीज लिखी नहीं है, आप एडिशनल पॉइंट एक अलग से लिख लें, एनवायरमेंट को इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, एनवायरमेंट को। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन और दूसरी ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट होती है। बट सोलर एनर्जी के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करेंगे तो उसमें कोई भी एमिशन जो है वो नहीं होगा, हार्मफुल एमिशन, हार्मफुल क्या, कोई भी नहीं होगा, जीरो, राइट। तो ये टोटली ग्रीन हम लोग को प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, अक्रॉस द बाउंड्रीज प्रोजेक्ट, और वो भी इंटरकनेक्टेडनेस एक प्रकार की हमें देखने को मिलेगी, राइट। मतलब आप ये कह सकते हैं, एक और पॉइंट आप इसमें अलग टाइप का जो है वो लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर को और अच्छा बनाने के लिए, कि आपस में कंट्रीज के बीच में एक एक जरिया होगा ये, जिसके चलते कंट्री जो है वो आपस में कनेक्ट होंगी, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनल बाउंड्रीज। आपस में एक कनेक्टेडनेस जो है वो क्रिएट होगा कि यहां पर कंट्रीज के बीच में। देखिए कितनी बेहतरीन बात है। अगर इसको और दूसरा डायमेंशन देने की कोशिश करो आप अपने आंसर को, तो एनवायरमेंट को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हालांकि इस आर्टिकल में नहीं दिया था, बट मैंने आपको एडिशनली इसका ऐड करवा दिया, आप लिख लीजिएगा इस चीज के बारे में भी, प्लस इंटरकनेक्टेडनेस, राइट। तो कितनी अच्छी चीज है हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। चलो, इनेबलिंग ऑल ऑफ अस टू मीट द टारगेट्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, सेम चीज जो मैंने भी आपको बताने की कोशिश करी पेरिस एग्रीमेंट के तहत, कि टेम्परेचर लेवल को इंक्रीज होने नहीं देना है। तो वो जो गोल्स है पेरिस एग्रीमेंट 2015 का, तो इस गोल्स को जो है वो फुलफिल करने में जो है वो मदद मिलेगी, राइट। तो ये डिक्लेरेशन ये कहता है, और साथ ही साथ टू प्रिवेंट डेंजरस क्लाइमेट चेंज, वो पेरिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है, टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, आज की डेट में हमें ट्रांजिट करना है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करना है, राइट। कन्वेंशनल फ्यूल से ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल वाली जो हमें देखने को मिलती है, उससे जनरेट होती हुई जो पावर हमें देखने को मिलती है, तो उसमें हम लोग को ट्रांजिट करना है, राइट। तो क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करेगा ये इनिशिएटिव, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, टोटल कितने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, राइट। तो इनको भी अचीव करने के ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होंगे। तो काफी सारी चीजें जो है वो वन सन डिक्लेरेशन के अंडर जो है वो मेंशन की गई थी, कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इसके माध्यम से फुलफिल होंगे। काफी शानदार प्रोजेक्ट है ये। और आपको बता दें ये डिक्लेरेशन जो है वो अभी तक 80 कंट्रीज जो हम लोग को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती हैं, तो उनके द्वारा इसका समर्थन ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है गाइस, काफी अच्छा टॉपिक है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती क्या है, इनके क्या काम होते हैं, फिर हम लोग थ्योरी पर चलेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको दिमाग पे रखना है बैंक को, ठीक है। हम जब भी बैंक से लोन लेते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, बैंक को कोलैटरल्स देना पड़ता है, मतलब कि बैंक के पास कुछ चीजें गिरवी रखना होता है, कोलैटरल्स देना होता है ना। बैंक के पास हम लोग कोई ना कोई एसेट गिरवी रखते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें जो है वो घर बनाने के लिए लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, तो बैंक के पास हम जाते हैं, बैंक को बोलते हैं कि हमें लोन चाहिए, बैंक बोलती है हाँ मिल जाएगा। तो बैंक हमें जो है वो लोन दे देती है, उसके बदले में बैंक क्या करती है, अपने पास पेपर्स रख लेती है, राइट। अपने पास क्या करती है, पेपर्स जो है वो रख लेती है इस हाउस के, राइट। अब फिर क्या होता है, जब हम पूरी ईएमआई जो है वो बैंक को पे कर देते हैं, तो ये पेपर हमारे पास वापस आ जाते हैं, यानी कि पेपर बैंक से छूट जाते हैं, है कि नहीं, और वो पूरी तरह से प्रॉपर्टी जो है वो लोन फ्री हो जाती है, राइट। तो ये चीज आप सभी लोग, सिंपल सी चीज है, आप सभी लोग जानते हैं। बट कुछ होते हैं शैतान, कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेने के बाद बैंक को लोन चुकाते नहीं है, राइट। अब देखो शैतान की बात नहीं है, कई बार लोगों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, अब बैंक को वो ईएमआई नहीं चुका रहे हैं, ठीक है। अपन इस तरीके की बात कर लेते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के भी हरकत ही करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इस प्रकार के, राइट। और कई लोग तो इन सब चीजों से अपना अलग से जो है प्रॉफिट भी कमाते हैं। बहुत सारे तौर तरीके होते हैं यार, अब क्या बताएं आपको, बट मेन जो आपके काम की चीज है एआरसी समझने की, वो पहले समझो। तो कुछ लोग हैं, अब इन्होंने भाई साहब बैंक से लोन ले लिया, अब बैंक को लोन वापस नहीं किया, है ना। अब बैंक के पास एक काम नहीं है यार, बैंक के पास 100 काम होते हैं। प्राइमरी बैंक का काम क्या है, प्राइमरी काम यह है बैंक का, कि बैंक के पास लोगों का पैसा जो है वो रखते हैं लोग, राइट। यानी कि हम बैंक में जाकर अपनी सेविंग्स जो है वो रखते हैं सिक्योरली, राइट। उसमें हमें इंटरेस्ट भी मिलता है।
बैंक लोगों को एफडी ऑफर करती है, फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती है, बैंक लोगों का बिजनेस अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट जो होता है उसको मैनेज करती है, बैंक जो है वो लोगों को लोन्स वगैरह जो है वो ऑफर करती है, लोन देती है बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है कि नहीं? तो बैंक के पास कितने सारे प्राइमरी काम है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक का पैसा वापस नहीं चुकाएगा तो बैंक के पास तो इतने सारे काम है यार। अगर बैंक इस व्यक्ति के पास बार बार जाकर वसूलने के लिए चली जाएगी, वसूली करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं बैंक के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, प्राइमरी गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, है कि नहीं? तो इसी चीज को देखते हुए कि अरे यार अगर कोई व्यक्ति बैंक को लोन ना दे, लोन ना चुकाए, तो बैंक खुद ब खुद रिकवरी ना करके एक कंपनी से जो है वो रिकवरी करवाए। तो कुल मिलाकर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब ही यह है कि ये कंपनी ऐसी कंपनी बनाई गई है जो कि रिकवरी करे, वसूली करे। तो ये वसूली भाई है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और वसूली भाई के अलावा इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी बैंक जो कुर्की कर लेती है, यानी कि बैंक के पास जो पेपर्स होते हैं उस जमीन के, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस जमीन को जो है वो बेचती है, उस प्रॉपर्टी को बेचती है और पैसे जो है वो वसूलती है, बेचकर पैसे वसूलती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आई आपकी? एक बार और रिपीट कर देता हूं सिंपल तरीके से। देखो, बैंक जो है उसके पास इतना काम नहीं है कि बैंक को जो लोग ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं उससे बैंक जो है वो डायरेक्ट डील करे। उसके लिए इन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बना दी है। इस कंपनी का मेन काम क्या होता है? पहले तो वसूली भाई की तरह उसके पास जाना और उससे बोलना कि भैया दो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, राइट, हमारी ईएमआई दो। बट अगर ये ईएमआई नहीं चुकाता है तो बैंक ने एआरसी को इसके पेपर दे दिए होते हैं। एआरसी जो है वो इसके पेपर्स के माध्यम से, यानी कि ऑब्वियसली होता है क्योंकि लीगल चीज जो भी है वो पेपर जिसके पास है वो लीगलाइज है। तो बैंक क्या करेगी, यानी कि स्पेशली एआरसी बैंक के बिहाफ में ये क्या करेगी, ये उस प्रॉपर्टी को बेच देगी और उससे हुआ पैसा जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा कि एआरसी के पास आ जाएगा। बट एक और पॉइंट आपको इस पर समझने की आवश्यकता है। देखो, बैंक के बिहाफ में एआरसी काम नहीं करती। अभी जो मैंने वर्ड यूज किया ना, बैंक के बिहाफ में एआरसी ऐसा कर रही है, तो वो ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे नहीं, फिर कैसे? तो वो ऐसे है कि बैंक और एआरसी के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे बैंक को पता लग गया कि अरे यार ये प्रॉपर्टी जो है वो एनपीए हो गई है, यानी कि अकाउंट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला गया, यानी कि अब इसमें लोन जो है वो वापस नहीं आ रहा, लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही। तो बैंक क्या बोलेगी एआरसी को कि लेट्स से अपन एक एग्जांपल लेते हैं 1 करोड़ का। जैसे बैंक ने एक व्यक्ति को 1 करोड़ लोन दिया बट सामने वाले व्यक्ति नहीं चुका रहा। अब ये 1 करोड़ एनपीए अकाउंट के अंदर चला गया, तो बैंक को तो अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखना है। तो बैंक क्या बोलेगी एआरसी को कि यार भैया अपने साथ एग्रीमेंट कर लो, एक काम करो, हमारा जो 1 करोड़ का एनपीए हो गया वो तुम अपने मत्थे ले लो, है ना, हम ये पेपर दे देते हैं, इसको वसूलना है वसूलो, जो करना है करो, अपने मत्थे ले लो। बट एआरसी बोलेगा इससे मेरा क्या फायदा? बैंक बोलेगी एक काम करो, 1 करोड़ हमें वसूल लें, आप हमें 90 लाख दे दो, बात रफा दफा करो। तो बैंक जो है वो एआरसी को 90 लाख देगी। अब एआरसी इस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेचे या फिर 2 करोड़ में बेचे, 1.5 करोड़ में बेचे, वो एआरसी का प्रॉफिट, एआरसी का लुकआउट, क्योंकि ये भी कंपनी है ना। बात को समझिए, कंपनी किसके ऊपर काम करती है? अपने प्रॉफिट के ऊपर काम करती है, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो बैंक से उसने ये डील करी तो उससे उसको प्रॉफिट मिल गया और आगे बेचकर उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके जो भी वो प्रॉफिट कमाए या लॉस करे वो उसका लुकआउट। बैंक अपनी जगह क्लीन हो गई। तो एआरसी को बनाया ही इसलिए गया था कि बैंक इन सब फालतू पचड़े में ना पड़े। एक एआरसी कंपनी दे दी जो कि पूरे बैंक के एनपीए जो है वो अपने मत्थे ले और अपने हिसाब से डील करे। और अब अपने मत्थे तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं लेगी लॉसेस को, तो उसको तो प्रॉफिट चाहिए। तो यही होता है कि जैसे 1 सीआर का हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर वो है एनपीए है तो बैंक और एआरसी के बीच में कुछ नेगोशिएशन हो जाता है, राइट। बैंक बोलती कि चलो थोड़ा लॉस मैं सह लेती हूँ और तुम जो है वो ले लो। क्योंकि आप मान के चलो ना, अगर 90%, अगर कहीं पर 1 करोड़ का पूरा लॉस बेटर है या 90 लाख का 10 लाख का लॉस बेटर है, आप बताएं मुझे। आप खुद बताएं कि एक जगह पर आपको 1 करोड़ का लॉस हो रहा है और दूसरी जगह आपको 10 लाख का लॉस हो रहा है, किस लॉस को प्रेफर करोगे? 10 लाख को प्रेफर करोगे ना। अब आप बोलो 1 करोड़ के लॉस को प्रेफर करोगे तो फिर थोड़ा टाइम है सिविल सर्विसेज क्रैक करने में, राइट। तो ये तो बेसिक सी चीज है। मैं छोटे बच्चे को उठा के पूछूंगा कि बेटा तुम्हें एक चीज खरीदने में 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, दूसरी चीज खरीदने में 10 लाख का लॉस हो रहा है, किस लॉस को झेलोगे? तो बोलेगा भैया 10 लाख को झेलना मेरे लिए बेटर रहेगा 1 करोड़ की जगह, है ना। तो वही चीज है। तो बैंक भी इसी प्रकार से एआरसी को जो है वो अपने पूरे एनपीए जो है वो ट्रांसफर कर देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल तरीके से आपको एआरसी का काम क्या होता है, किस प्रकार से ऑपरेट करती है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए थ्योरी के माध्यम से मैं पूरे टॉपिक को आपको समझाता हूं। देखिए अभी हो क्या रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कमेटी लेकर आई थी, सुदर्शन सेन कमेटी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कमेटी सेटअप करी थी, सुदर्शन सेन कमेटी। सुदर्शन सेन ने हेड करी थी इस कमेटी को, इसलिए ये सुदर्शन सेन कमेटी है। इस कमेटी का मेन काम ये था कि एआरसी किस प्रकार से ऑपरेट कर रही है, किस प्रकार से कार्य कर रही है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो उसको रिव्यू करना, राइट, और फिर रिकमेंड करना कि किस प्रकार से उपाय जो है वो लाए जाए जिससे कि और बेहतर तरीके से एआरसी जो है वो ऑपरेट कर सके, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, है ना। तो ये चीज, और बैंकिंग जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है, उसको और बेटर बनाया जा सके एआरसी के माध्यम से। तो इसने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो दे दी है, और एआरसी स्मूथ तरीके से चले, इसके लिए अब कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी जो कि इस कमेटी ने रिकमेंड करी हैं, सजेस्ट करी हैं। तो इसके जो सजेशन है, पहली बात तो ये कह रहे हैं भैया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लो कि जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट है, यानी कि जितने भी ये एनपीए है, राइट, उसको सेल करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दो, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस पर अप्रोच करके जो है वो देख सके, अपनी नीलामी लगा सकते, बिडिंग कर सके, बोली लगा सके, या फिर उसको पता लग जाए कि ये एसेट हम लोग को सेलिंग के लिए देखने को मिले। देखो यार, कई बार तो पता क्या, मैंने आपको बताया होगा कि कुछ घोटाले भी होते हैं इसके बीच में। किस टाइप के घोटाले होते हैं, देखिए कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग, कुछ ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं, जैसे होता है ना, कई बार हम सुनते हैं कि कस्टम में माल फंसा हुआ है, वो मरे के भाव बिक रहा है। बदमाश कंपनी, आपने मेरे ख्याल से शाहिद कपूर की पिक्चर का एक नाम था ऐसे ही कुछ, तो लोग यही तो खेल खेलते थे कि कस्टम में पड़ा हुआ जो भी जो खराब रद्दी माल जो होता था उसको एक बार में जो है वो खरीद लेते थे। तो आपने वो वाला उसका देखा होगा, एक सीन देखा होगा, अगर आपने वो बदमाश कंपनी देखी है तो, नहीं देखी है तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से कुछ लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे कि जूते के दो, मतलब एक पेयर जूता, मतलब लेफ्ट और राइट, इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे लेफ्ट वाले जितने भी जूते थे, एक पांव के जूते कंट्री के एक कोने में भेज दिए और दूसरे पांव के दूसरे कोने में भेज दिए, कि लेट से एक को कोलकाता भेज दिया, दूसरे को मुंबई भेज दिया, है ना। अब ऑब्वियस ही बात है कि अब ये एक पैर का जूता जो होगा वो किसी काम का होगा नहीं, तो इसको तो कोई रिसीव नहीं करेगा, लेगा नहीं। तो वो क्या हुआ, वो कहां पर, स्क्रैप में चला गया माल। अब स्क्रैप का माल जो होता है वो मरे के भाव का होता है। जैसे कि आप रीबॉक का एक पेयर का शूज जो है वो खरीदोगे तो कम से कम कितना, 5,000 का आपको अच्छा जूता जो है वो मिलेगा, या 10,000 का, राइट, अच्छे जूते की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अब आप मान के चलिए एक पेयर, तो मतलब जूते का एक पेयर में से एक जो होता है उसका, या लेफ्ट या राइट में, कोई ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति आके बोले कि चल यार राइट दे दे 2,500 में, नहीं होगा, जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, कोई नहीं खरीदेगा। खरीदेंगे तो वो कौन, वो स्क्रैप वाले, कि इसको जो है फाड़ा फूड़ी करके एक नया जो है वो बना दे, नया मटेरियल जो है वो बन जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, मरे के भाव में इसको खरीद लिया, यहां से मरे के भाव में कोलकाता से खरीद लिया। तो इनके पास क्या हो गया, एक फुल पेयर 5,000 का जूता इनको, बिल्कुल मान के चलो कि 500 रुपए में भी नहीं से कम की वैल्यू में इनको मिल गया एक जूता। 500 भी क्या, 100 से भी कम की वैल्यू में मिल गया होगा, मरे का भाव माल है ना। तो इस प्रकार के घोटाले हम लोग को देखने को मिलते हैं कि कंडक्ट किए जाते हैं, होते हैं ऐसे, इस टाइप के घोटाले बहुत ज्यादा, राइट। तो इन सब चीजों से भी बचा जाए। और दूसरी बात क्या होता है कि लोगों को लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है कि यार कौन सी प्रॉपर्टी नीलाम कर रही है बैंक, क्योंकि काफी सारे लोग तो ताक में बैठे रहते हैं कि बैंक कोई प्रॉपर्टी नीलाम करे, क्योंकि पता रहता है लोगों को कि नीलामी वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कई बार मरे के भाव में जो है बिक जाती है ना मार्केट में, क्योंकि बैंक को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए होता है। और कई बार जैसे कि लेट्स से कुछ केसेस में 50% बैंक के पास जो है वो ऑलरेडी वसूली हो चुकी है, 50% की उसको जो है वो वसूली करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि बैंक तो अपनी तरफ से 50% की करेगी, उसके ऊपर आया हुआ वाला जो, क्योंकि अब ऑब्वियसली होता है कस्टमर के बीच में, क्लाइंट के बीच में और बैंक के बीच में भी कई बार इस प्रकार की डील होती है कि यार आप जो है वो उसकी नीलामी कर दो, उसके ऊपर जो भी आएगा मुझे दे देना, मेरा जितना भी बनता है आप अपना निकाल के। बट बैंक क्या करती है, सबसे पहले अपना निकालती है, उसके बाद अगर मान के चलो कि 1 करोड़ की डील है, उसमें 50 लाख बैंक ने अपने निकाल लिए, 10 लाख ऊपर से भी अगर मिल जाएंगे तो भी चलेगा, या नहीं भी मिलेंगे तो भी चलेगा। बैंक तो बोलती है अपना निकल जाए, खत्म, बंद करो डील, राइट, हो गया, फिनिश। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों का लॉस होता है, बट काफी सारे लोग इसमें अपना प्रॉफिट जो है वो गेन कर लेते हैं। आप समझ रहे होगे, मरे के माल को खरीद के। तो ऐसी चीज भी होती है, और लोगों को इन्फॉर्मेशन इस प्रकार के प्रोडक्ट्स की बहुत कम होती है। तो कह रहे हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल दो कि जिससे कि सभी लोगों को एक तो इन्फॉर्मेशन भी मिले कि कौन से प्रोडक्ट जो है, कौन से एसेट जो है वो नीलाम हो रहे हैं, राइट, कौन से स्ट्रेस एसेट की नीलामी हो रही है, जिससे कि इसके बायर्स भी ज्यादा हो सके, लिमिटेड बायर्स ना हो। कई बार तो लिमिटेड बायर्स में ही हम लोग को खेल खेल देखने को मिलता है। जैसे कि कल को आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो सबसे ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज की जो डीलिंग होती है मरे के माल वाली, वो आपके हाथ में होगी। कई सारे आईएएस ऑफिसर अपनी फैमिलीज को ही दिलवा देते हैं ऐसी चीजें, ऐसी प्रॉपर्टीज, राइट, मरे के माल में जो भाव में जो मिलती है ना। तो ये चीज हमें देखने को दी है। और अलाउ करो भैया एआरसी को कि एआरसी जो है वो एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के तौर पर भी काम करे, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये दिवालिया वाला हम लोग को प्रोसेस देखने को मिलती है। यानी कि किसी व्यक्ति, जो कंपनी वगैरह जो होती है, उसका मालिक जब दिवालिया होता है तो उसके लिए ये वाली प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो कह रहे हैं इस प्रोसेस में भी एआरसी को इन्वॉल्व करो, इंक्लूड करो, राइट, कि जिससे कि कंपनीज के जो, दूसरी कंपनीज के जो एसेट्स हैं उसको भी निकालने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए एआरसी जो है वो अवेलेबल हो। और देखिए सरफेसी एक्ट का सेक्शन 5, इसके स्कोप को बढ़ा दो, एक्सपेंड कर दो।
इसमें अलाउ करो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है कि ये भी जो है वो खरीद सके, एक्वायर कर सके फाइनेंशियल एसेट को सभी रेगुलेटेड एंटिटीज के, यानी कि जिस भी कंपनीज को सरकार रेगुलेट करती है तो वो कंपनी अगर बिक रही है तो उसके जितने भी एसेट्स हैं वो एआरसी एक्वायर कर सके। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में हमने देखा ना कि मरे के माल को बैंक के मरे के माल को जो है वो, या फिर बैंक के एनपीए, ऐसा मरे के माल नहीं बोलते, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उसको भी जो है वो एआरसी जैसे खरीद लेती है ना। तो वैसे ही जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, एआईएफ्स हो गए, राइट, इसके अलावा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो गए, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, राइट। तो जितनी भी ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है, इनके जितने भी एसेट्स हैं ये भी एआरसी जो है वो परचेज कर सके, एक्वायर कर सके, राइट, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड्स या फिर सभी के सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इनके जितने भी एसेट्स हैं, फंड्स हैं, वो एआरसी जो है वो एक्वायर कर सके। मतलब अभी तक बैंक और इवन एनबीएफसी के लिए भी एआरसी जो ऑपरेशन करती है, ऑपरेट करती है। बट कह रहे हैं इसके अलावा जितनी भी एंटिटीज हैं जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, राइट, जो भी इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, जो कंपनीज, स्पेशली कंपनीज पर मेनली फोकस किया गया, क्योंकि अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात करिए ना, कि अगर कोई भी कंपनी का दिवालिया होता है तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है आईबीसी की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है, फिर उसका रेजोल्यूशन जो है वो होता है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब इस कंपनी में जितने लोगों ने पैसा जो है वो लगाया है, तो ऑब्वियस ही बात है उनके पैसे वापस चाहिए। अब उनके पैसे कब वापस होंगे? जब इस कंपनी को बेचा जाएगा, इसके एसेट जो है वो बेचे जाएंगे। तो कह रहे हैं कि एआरसी को इंक्लूड कर लो ऑफिशियली, फॉर्मल तौर पर, कि जैसे कि एआरसी इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एसेट जो है उसको खरीद ले और तुरंत जो है वो शेयर जो है वो दे दे, और फिर वो एआरसी अपने हिसाब से फिर उसको बेचे, अपने हिसाब से प्रॉफिट करे, जो करना है करे, है ना। तो इस प्रकार के सजेशन अभी सामने आए हैं। और देखिए, जो भी अकाउंट्स 500 करोड़ के ऊपर के हैं, दो बैंक अप्रूव्ड एक्सटर्नल वैल्यूअर, तो इन्हें जो है वो वैल्यूएशन करने की आवश्यकता है, यानी कि बड़े अकाउंट्स की बात कर रहे हैं कि जो बड़े अकाउंट्स होते हैं उसमें आप भैया दो बैंक के वैल्यूएटर को लेकर आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगे कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राइट, और 500 करोड़ या उससे ऊपर की वैल्यू की प्रॉपर्टी है, इन्होंने निकाल दी अपने बैलेंस में कि यार इसकी वैल्यूएशन सिर्फ 100 करोड़ ही आ रही है। बात को समझिएगा, ऐसा होता है, बहुत घोटाले बॉस, बहुत घोटाले होते हैं बैंकों के अंदर। मैंने तो पर्सनली ये केस में देखा है, पर्सनली। मैं आपको ऐसी दूर की हवा हवा वाली बातें नहीं बता रहा हूं, मैं पर्सनली, और इवन मैं आपको बताऊं तो मेरे खुद के केस में एक इस प्रकार की एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब मैं विक्टिम साइड में था, मतलब मैंने नहीं किया भाई, मैं सीधा साधा इंसान हूं, मैंने नहीं किया। एक केस में ऐसी हरकत जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट, कि बैंक के लोग को इन्वॉल्व करके सामने वाले लोग बड़े बड़े घोटाले कर देते हैं। तो इसमें कहा गया कि बड़ा जो अकाउंट है, जैसे 500 करोड़ का, आप देखो इसकी वैल्यूएशन अगर किसी एक व्यक्ति को, जैसे फॉर एग्जांपल 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इनने बोल दिया कि चल एक काम कर, 100 करोड़ तो नहीं यार, फिर भी 100 करोड़ हो जाएगा, 300 करोड़ ले लेते हैं अपन, ठीक है, 200 करोड़ का फिर भी सीधे सीधे मुनाफा, 200 करोड़ कितना होता है खुद सोचो। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 करोड़ है, इसने बैंक वाले को एक ने खरीद लिया और बोला कि इसकी वैल्यू निकाल दे 300 करोड़, और चल एक काम कर तू 10 करोड़ पकड़ ले। अब बैंक के ऑफिशियल को 10 करोड़, उसने जिंदगी में नहीं कमाएगा वो इतने, जितने उसको जो है उसकी पूरी सैलरी जो है आप मिला लो तो इतने नहीं कमाएगा वो, बहुत ज्यादा होते हैं 10 करोड़, कितने होते हैं सोचो आप। 1 करोड़ की कितनी बड़ी रकम होती है यार, 1 करोड़, इंसान की पूरी जिंदगी जो है वो लग जाती है 1 करोड़ रुपए कमाने में। हालांकि आज की डेट में ईजी हो गया है, काफी सारी चीजें आज की डेट में ईजी हो गई है, जैसे पहले बड़ी डिफिकल्ट चीजें होती थी, आजकल नहीं है इतनी ज्यादा, और आपको सोचना भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि आपको कभी भी छोटी सोच नहीं रखना है। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, जैसे कॉमन मैन, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जैसे आम जनता है, आम जनता के लिए 1 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, बट मैं आपको हमेशा ये सिखाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को अपनी लाइफ में बहुत बड़ा या एकदम ज्यादा बड़ा मत मानो, भले वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। लाइफ में ना कोई चीज बड़ी है ना कोई प्रॉब्लम बड़ी है। आप तो अपनी सोच ऐसी रखो कि एक टाइम आए मेरी लाइफ में जब मैं 1000 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़े रहे, 1000 करोड़ के आप मालिक हो, बट आप नहीं होने वाले। आप सोचो कि मेरे जो आप मुझे मेंटर मानते हो, भाई मानते हो, जो भी मानते हो, कि मेरे जो है झा सर या मेंटर, राइट, तो उनके पास होना चाहिए, उनके बैंक अकाउंट भरपूर होना चाहिए, 100 हजार हजार करोड़ का, राइट। तो ये सोचो आप, क्योंकि आप तो आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो यार, आप इतना रख ही नहीं पाओगे, राइट, लीगल तौर पे, और बाकी फिर आपकी मर्जी, राइट। बाकी मैं प्रमोट नहीं करता इलीगल एक्टिविटीज को, बिल्कुल भी, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, और मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं, और आप लोग जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, यू नो इट वेरी वेल, राइट। बट फिर भी आप जानते हैं कि काफी सारे लोग जो होते हैं उस गद्दी पे बैठने के बाद अलग अलग सोर्सेज के थ्रू जो है वो अच्छी कमाई कर लेते हैं। बट जो जेन्युइन हो गया अगर आप, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, पावर ही इतनी होती है, पैसे से बढ़कर पावर नहीं होती। अगर आपके हाथ में पावर है तो शाहरुख खान का बेटा भी जो है वो जेल में है, अभी तो छूट गया है, बट आपको पता है ना पावर कितनी बड़ी, शाहरुख खान यार
क्या चीज है वो, उसका मन्नती आप देखो, मजा आ जाता है देखकर। इतना पैसे वाला इंसान, उसको एक ब्यूरोक्रेट ने बैंड बजा दी उसकी, उसके बेटे को बंद कर मारा, राइट। अरे वानखेड़े स्टेडियम पे एंट्री भी निकाल, वानखेड़े वानखेड़े कुछ याद है, कनेक्शन मिला कुछ? दोनों जगह वानखेड़े था, वानखेड़े स्टेडियम से भी उसकी बैंड बजी और वानखेड़े ने भी उसके बेटे की बैंड बजा दी, राइट। गेटिंग इट और नॉट? तो पैसे जो आप जिस पावर की तैयारी कर रहे हो ना, तो सोचो, मोटिवेशन लो भाई अंदर से, कि जो पावर आपके हाथ में आने वाली है, अल्टीमेट आने वाली है बॉस, अल्टीमेट। मतलब उसमें अमीर से अमीर लोग को आप उठाकर तुरंत ऐसे डाल सकते हो, घेरा बांध के, चल बेटा आ जा अंदर। तो आप मुझे दो हजार करोड़, 1000 करोड़, राइट, 5000 करोड़, और बाकी पावर आप लो, मैं आपको पावर देता हूं, आप मुझे चलो एनीवेज, मजाक मजाक बंद, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज बड़ी जो है वो नहीं होती। अब आप देखिए 500 करोड़ की प्रॉपर्टी यार, 500 करोड़, इसको अगर सामने वाले व्यक्ति 300 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यूएशन करवा देता है, एक को करप्ट करके, लेट्स से 10 करोड़ रुपए देकर भी करप्ट करके करा दे, 10 भी बहुत है, 1 करोड़ में लोग कर देंगे, राइट। तो इस प्रकार की चीज हमें जो देखने को मिलती है, अगर ऐसी हो जाएगी तो कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा। अब ये नुकसान आप बोल रहे हो किसको होगा? ये नुकसान होगा बैंकों को, ये नुकसान होगा एआरसीज को, राइट। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑब्वियस सी बात है कि इसका स्टेक, ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का जो मनी है वो किसका मनी है? पब्लिक का मनी है, हमारा पैसा है, राइट, सभी लोगों का पैसा है, इस देश की जनता का पैसा है। तो उसका लॉस है ये, क्लियरली, है ना। तो ये चीज इस तरीके से आपको चीजों को लिंक करके रखना है। तो ऐसी चीजें ना हो तो बोल रहे हैं कि भैया 2 बैंक के अप्रूव्ड एक्सटर्नल वैल्यूअर्स होने चाहिए, जो वैल्यूएशन जो है वो करें, वैल्यूज को जो है वो निर्धारित करें फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो एक्चुअल मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन निकालें। ऑल्सो फाइनल अप्रूवल जो है शुड बी गिवन बाय हाई लेवल कमिटी, और फाइनल अप्रूवल जो होगा वैल्यूएशन का वो एक हाई लेवल कमिटी जो है वो देगी। कितना लोन राइट ऑफ करना है उसका अप्रूवल की पावर भी एक हाई लेवल की कमेटी हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि कंडक्ट करेगी। अब एआरसी क्या होता है? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एनपीए, बैंक की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एनपीए जो है वो बाय करती है और बैंक की बैलेंस शीट्स को क्लीन कर देती है, राइट, ठीक कर देती है, राइट। और ये एआरसी, देखिए एआरसी एक म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू पर ये करती है, इस प्रकार के एसेट जो है वो सेल करती है और परचेज करती है म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू के तौर पर, यानी कि बैंक और एआरसी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके तहत एआरसी जो है वो वैल्यू पर बेच देती है और एआरसी अपना प्रॉफिट निकालती है, बैंक को जो है वो दे देती है, जो मैंने भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ। ये पूरी चीज थ्योरी में ऐसी एज इट इज लिखी हुई है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या फिर एआरसी जो होती हैं वो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है। तो जो चीज मैंने आपको अभी समझाई कि गवर्नमेंट का इसमें स्टेक्स होता है, तो एआरसी का भी लॉस, यानी कि कुल मिलाकर पब्लिक के अमाउंट का लॉस। गेटिंग इट? तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 ये लीगल बेसिस प्रोवाइड कराता है एआरसी को इंडिया के अंदर सेटअप करने के लिए। और सरफेसी एक्ट हेल्प करता है कि जितने भी बैड एसेट्स हैं, यानी कि एनपीएस वगैरह जो है, बिना कोर्ट में जाए बाहर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। मतलब कि एआरसी जो है, क्योंकि देखो अब ऑब्वियस ही बात है, बैंक को चाहिए पैसा, एआरसी को चाहिए अपना प्रॉफिट। तो बैंक के पास जो है पैसा मिल जाए, बैंक का एनपीए खत्म हो जाए, तो एनपीए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश के अंदर, तो एआरसी खत्म कर रही है बैंक की एनपीए की प्रॉब्लम, बैंक के बर्डन को अपने ऊपर जो है वो ले रही है, राइट। और कोर्ट में जाने के लिए, मामला कोर्ट में जा ही नहीं रहा, बाहरी बार जो है वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो रहा है कि कोर्ट में मामला जाएगा तो लंबे सालों तक जो है वो खिंचेगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। अब देखो, अगर आपको एआरसी सेटअप करना है तो उसके लिए मिनिमम नेट ओन्ड फंड चाहिए 2 करोड़ रुपए का, और आरबीआई ने इस नेट फंड को 2017 में इंक्रीज करके 100 करोड़ कर दिया कि भैया एआरसी आपको चालू करनी है तो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आपको लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको उसमें 15% रिस्क वेटेड एसेट का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो रखना पड़ेगा 15% का, राइट, कि 15% आपके पास ऑलरेडी रहे कि आप उस एसेट को जो है वो वेव ऑफ कर सको। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। गाइस अब आपको समझाते हैं कि पीसीए फ्रेमवर्क होता क्या है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई का है ये, राइट। तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा अभी के अभी। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब कई बार क्या हम लोग देखते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई जो है वो पापा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, सभी बैंकों के पापा आरबीआई, राइट। आरबीआई के अंडर सभी बैंक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कमर्शियल बैंक्स वगैरह।
अब कोई एक बच्चा है इसका आरबीआई का, वो अगर बिगड़ा हुआ बच्चा है, राइट, वो सही आरबीआई की बातें नहीं मान रहा, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन को नहीं मान रहा, तब ये जो बच्चा होगा ये आरबीआई की डायरेक्ट निगरानी में होगा। मतलब ये अब जहां पर भी जाएगा आरबीआई पापा इसके पीछे पीछे चलेंगे, देखेंगे कि किस रास्ते जा रहा है, कहीं नुक्कड़ में पान की गुमटी पे तो नहीं खड़ा, राइट, बात समझ रहे हो। तो वो चीज होती है सिर्फ इसमें, इतनी सी चीज, ये आपको समझनी है। अभी भी समझ में नहीं आया तो अब थोड़ी टेक्निकलिटीज में समझाता हूं। देखो, जब भी हम देखते हैं कोई बैंक जो है, कमर्शियल बैंक्स, राइट, अगर आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, आरबीआई ने कुछ चीजें बताई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं कर रहे चीजों को, या फिर किसी बैंक के अंदर एक चीज और होती है कि एनपीए एकदम से ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए वो बैंक आरबीआई के द्वारा दिए गए एक्शंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई को क्लियरली पता होता है कि ये बैंक जो है वो अब निपटने वाली है, राइट, बहुत ही जल्दी एनपीए हो जाएगी। और देखिए, जब बैंक निपटती है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो आम जनता का, पब्लिक का होता है। चीजों को इस तरीके से हम समझो, आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जनता का कॉन्फिडेंस जो है वो गवर्नमेंट मशीनरीज पर होना चाहिए, बैंक्स पर। जैसे बैंक्स है तो बैंक्स पर जनता का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर फेल हो जाती है, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि जिन जनता का पैसा इस बैंक के अंदर रखा हुआ है तो वो भी रिस्क में आ जाता है। और कई केसेस में जब बैंक फेल होती है तो लोग अपने पैसे बैंक से निकाल नहीं पाते हैं, ऑब्वियस ही बात है, राइट, पूरी चीजें ब्लॉक हो जाती हैं बैंक के फेलियर पर। तो इस प्रकार से बैंक फेल ना हो, इसके लिए आरबीआई को पहले से ही अंदाजा लग जाता है। आरबीआई जो है वो उसके रिकॉर्ड्स देखती है बैंक के और उसको अंदाजा लगा लेती है कि आगे चल के अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बैंक डूब जाएगी। तो ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, नाम सुनिए, करेक्टिव एक्शन, तो आरबीआई डायरेक्टली कार्रवाई करती है ऐसी बैंक के ऊपर, डायरेक्टली मॉनिटर करती है, डायरेक्टली आरबीआई के अंडर ऐसे बैंक आ जाते हैं और फिर आरबीआई उनको सुधारती है। तो ये बिगड़ा हुआ बच्चा है तो इसको आरबीआई पापा सुधारते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को पीसीए फ्रेमवर्क की देखने को मिलती है आरबीआई के तहत। और अभी आरबीआई ने जो है गाइस एक रिवाइज किया है, यानी कि इसको और मतलब इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं पीसीए फ्रेमवर्क में अपने, राइट। और सुपरवाइजरी इंटरवेंशन ये हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जैसे मैंने आपको समझाया कि आरबीआई जो है वो डायरेक्टली बैंकों के ऊपर कंट्रोल करती है, राइट, कि इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन जो है वो बना रहे, तो उसके लिए एक टूल के तौर पर ये जाना जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और रिवाइज फ्रेमवर्क की बात करें तो बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 से जो नई चीजें ऐड करी है आरबीआई ने, तो उसको जो है वो इसके अंदर रखा जाएगा, जिसके अंदर कैपिटल, एसेट क्वालिटी, लेवरेज, राइट। तो ये सब कुछ की एरियाज हैं जिस पर मॉनिटरिंग जो है वो करेगी आरबीआई, डायरेक्टली मॉनिटरिंग करेगी। और इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स ट्रैक किए जाएंगे, मतलब कि कैपिटल ट्रैक की जाएगी कि कितना पैसा बैंक के अंदर रखा हुआ है। एसेट की क्वालिटी, मतलब कि जो कोलेट्रल्स जो है बैंक के पास गिरवी रखे हुए हैं लोन्स के बिहाफ में, या फिर जो दूसरे एसेट्स हैं बैंक के, तो प्रॉफिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उसको जो है वो चेक किया जाएगा। और लेवरेज क्या होता है, तो सिंपल ये तो समझ गए ना कि कैपिटल क्या है, एसेट क्वालिटी क्या है। कैपिटल मतलब जो बैंक के पास पैसा रखा हुआ है, राइट, जितना बैंक ने अपने पास जो है वो कैपिटल अरेंज करके रखा हुआ है, जो उसका एक्चुअल वैल्यू होती है कैपिटल बैंक की खुद की, राइट। फिर एसेट क्वालिटी, कि उसके पास जो कोलेट्रल्स रखे हुए हैं वो वाकई में लिक्विड फंड है कि नहीं, कि अगर आप उसको बेचेंगे तो आपने जो लोन दिया हुआ है तो वो रिकवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, राइट। यानी कि होता है ना कि कोलेट्रल्स, जब लोगों को लोन दिया जाता है तो उनसे कोलेट्रल जो है वो गिरवी रखे जाते हैं, एसेट गिरवी रखा जाता है। जब आप घर के लिए लोन जो है वो लेंगे तब आपको ऑब्वियस ही बात है आपको जो है वो घर के कागजात जो है वो बैंक के पास रखने होंगे। तो ये चेक किया जाता है कि यार ये जो एसेट की क्वालिटी है, अगर हम इसको बेचते हैं, राइट, तो वो जो लोन दिया है उसकी वैल्यू का, उसकी वैल्यूएशन का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये चीज देखी जाएगी कि वो क्वालिटी एसेट है कि नहीं। लेवरेज की बात करें तो सिंपल तौर पर लेवरेज मतलब कुल मिलाकर डेट होता है। बैंक कई बार क्या करती है, बैंक लोन लेकर अपनी दूसरी चीजों को जो है वो फुलफिल करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बैंक का एनपीए बढ़ गया, ठीक है, अब इस एनपीए को ठीक करने के लिए बैंक क्या कर रही है, लोन ले रही है अपनी बैलेंस शीट को सही दिखाने के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं बैंक तो घाटे में है ही, डेट में है ही। तो ये चीज होती है लेवरेज, राइट। तो इस चीज के लिए जैसे कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो को देखा जाएगा कैपिटल के लिए, नेट एनपीए को देखा जाएगा एसेट क्वालिटी के लिए, और टीयर 1 लेवरेज रेशियो को देखा जाएगा लेवरेज के लिए। तो ये इंडिकेटर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिनको देखकर आरबीआई जो है वो अभी 2022 से ऑपरेशन करेगी, यानी कि 2022 से इन इंडिकेटर्स को देखेगी और फिर ये सुनिश्चित करेगी, ये चेक करेगी या इंश्योर करेगी कि किस पर्टिकुलर बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के तहत डायरेक्टली आरबीआई के मॉनिटरिंग में रखना है, डायरेक्टली आरबीआई के अंडर रखना है। बात समझ में आई आपके? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब थ्योरी में इसको एक बार पढ़ लेते हैं जिससे कि और बेटर तरीके से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। बात ध्यान समझिएगा, बैंक विथ वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स, मतलब क्लियरली ऐसी बैंक जिसका फाइनेंशियल मैट्रिक्स काफी वीक है, मतलब फाइनेंशियली अब ये बैंक जो है वो काफी वीक हो चुकी है, तो ये डायरेक्टली आरबीआई के अंडर जो है वो रखी जाती है।
दे आर पुट अंडर वॉच बाय द आरबीआई। अब डायरेक्ट आरबीआई जो है उस बैंक को मॉनिटर करेगी। आरबीआई ये फ्रेमवर्क लेकर आई थी 2002 में, पीसीए फ्रेमवर्क, और इसको लेकर आई थी स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म के तौर पर बैंक्स के लिए। स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म कि एक स्ट्रक्चर तरीके से पहले ही बैंकों के साथ आरबीआई इंटरवीन करे, उसके फंक्शंस में इंटरवीन करे। मतलब आरबीआई जो है बैंक के जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उस पर हस्तक्षेप करे, इंटरवीन करे। क्यों? क्योंकि आरबीआई को पता लग चुका है कि ये बैंक जो है वो निपटने वाली है, इसके पुअर एसेट क्वालिटी के कारण ये बैंक वल्नरेबल है। मतलब कि ये इसको लॉस जो है वो होगा ही होगा, आने वाले समय में इतना ज्यादा लॉस होगा कि ये बैंक डूब सकती है। तो बैंकों को बचाने के लिए ये एक टूल हम लोग को देखने को मिलता है, आरबीआई का पीसीए फ्रेमवर्क। इसका मेन एम ये होता है कि चेक करना एनपीए को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, क्योंकि इसी के कारण बैंक जो है वो डूब जाता है। फ्रेमवर्क जो है वो रिव्यू हुआ था 2017 में। देखो 2002 में लाया गया, 2017 में इसको रिव्यू किया गया, एक रिकमेंडेशन दिया था वर्किंग ग्रुप ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के, राइट। तो उसके आधार पर जो है उन्होंने रिव्यू कर लिया और अभी फिर से एक नया अमेंडमेंट या फिर नया रिव्यू जो है वो सामने आया है, जो कि 2022 से लागू होगा। और आपको बता दें कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है वो कब लागू किया जाता है। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि जब देखा जाता है कि बैंकों को बताई गई कुछ चीजें हैं कि उन्हें आपको एसेट क्वालिटी कितनी रखनी है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको मेंटेन करके चलनी है, कितनी आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, एनपीए वगैरह, तो ये सब चीजें देखा जाता है, ये सब इंडिकेटर्स देखा जाता है। और कोई भी बैंक अगर इन इंडिकेटर्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करती है तो उसको पहले और दूसरी बार में तो उसको वार्निंग दी जाती है। फिर एक पॉइंट के बाद जो है वो उसे डायरेक्ट आरबीआई अपने वॉच पे रख लेती है, अपने कंट्रोल में, अपने अंडर जो है वो डायरेक्ट अपने अंडर जो है वो रख लेती है, उसकी देखती है उसको, और फिर कोशिश करती है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो। जो जिस एरियाज पे वो वीक है तो उसको आरबीआई ठीक करे और वापस उसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। नहीं लेकर आएगी तो डूब जाएगी वो बैंक, और डूबेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जनता का जो ट्रस्ट है वो बैंकिंग सिस्टम से फिर हटने लगेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपके मेंस के आंसर में जनता का ट्रस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपको यहां पर नहीं मिलेगा। यहां पर कहीं पर भी ये वाली चीज नहीं लिखी है, मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन आपके लिए करवाई है, क्योंकि ये चीज जो है वो आपके मार्क्स में एड ऑन करेगी। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि आपके ये वाला आंसर तो सभी लोग लिखेंगे, बट जो आप हट के जो अलग से एक चीज डालोगे ना अपने आंसर में, एक फील जो डालोगे कि ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट, आए है, मजा आ जाना है, फिर आपका आंसर तो बहुत बढ़िया बनेगा। तो इस तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी रखो आप। अच्छा, ये सब तो बातें हो गई, बट रेस्ट्रिक्शन जो है वो किस प्रकार के, कितने टाइप्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई अगर बैंक पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर अगर आ जाए तो वो बैंक जो है वो क्या क्या अब नहीं कर पाएगी। तो देखिए, अब वो डिविडेंड वगैरह जारी नहीं कर सकती, मतलब क्लियरली कि उसको अगर बैंक को अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंपनी को जब कैपिटल की आवश्यकता होती है, शेयर डिविडेंड के थ्रू मार्केट से वो कैपिटल उठाती है, तो वो डिविडेंड नहीं उठा सकती। वो अपनी ब्रांचेस जो है, बैंक की ब्रांचेस जो होती हैं, उसको नई ब्रांचेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। इसके डायरेक्टर्स के कंपनसेशन जो होंगे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा क्लियरली, राइट। कि अब डायरेक्टर्स ना, और डायरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा ना, किसी प्रकार के डायरेक्टर्स के शेयर जो है उसको चेंज किया जाएगा क्लियरली। ये चीज यहां पर मेंशन है, तो ये सब मैंडेटरी होता है। डिस्क्रिशनरी की बात करें तो क्लियरली यहां पर ये होता है कि अब वो लोन नहीं देगी, ना उसके अंदर कोई डिपॉजिट जो है वो लिया जाएगा, ना वो कोई लोन देगी, ना कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। मतलब एक प्रकार से बैंक कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है, राइट, इस पीरियड के दौरान। बट हाँ, इस पीरियड के दौरान एक प्रकार से सुनिश्चित, और इवन दो तीन चीजें और मैं आपको बताऊं जो इसमें मेंशन नहीं है। जैसे कि कई केस में लिमिटेशन लग जाती है कि आप बैंक में सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए ही निकाल सकते हो एक या एक दिन में। ऐसा कुछ रहता है कि एक दिन में आप 2,000 रुपीज से ज्यादा उस बैंक से पैसे भी नहीं निकाल सकते, एक इंडिविजुअल जिसने डिपॉजिट किए होते। तो भी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी बैंक, जैसे पता लग गया मार्केट में कि अरे ये बैंक पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर आ गई है, तुरंत जितने भी डिपॉजिटर हैं दौड़ लगा के बैंक से पैसा निकालते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। कैसे डिफिकल्टी हो जाएगी? ऑलरेडी बैंक की बैंड बजी पड़ी थी, और अगर पैसा निकालना शुरू कर दिया बैंकों ने, मतलब इंडिविजुअल ने बैंक के अंदर से, राइट, जैसे आम जनता जिन्होंने डिपॉजिट किया था, तो बैंक की हालत और पस्ता हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। अब आप बोलोगे सर कैसे पस्ता हो जाएगी, लोगों के पैसे तो रखे हुए हैं। अरे बात नहीं समझ रहे आप, बैंक का ऑब्जेक्टिव सोचो ना आप, यही आप गलती कर रहे हो। अगर आपको इस चीज में डाउट आया तो यही आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, और बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है। और मैं तैयारी आपकी करवाता ऐसे ही हूं कि आपके बिल्कुल बेसिक जो है वो क्लियर हो, क्योंकि जहां आपके बेसिक क्लियर है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाओगे। देखो बात को समझो, ये बैंक है, इसमें लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट किया, ये पैसा रखा हुआ है, ठीक है, ये लोग का पैसा है। बैंक के पास पैसा आया,
इस पैसे पे बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। लेट से मैं मान लेता हूँ 4% बैंक इंटरेस्ट दे रही है, बट बैंक का एक और काम होता है क्या, लोन देने का। बैंक के पास पैसे तो पेड़ में उगते नहीं है, राइट, वहां से तो पैसे आते नहीं है इसके पास, यही पैसे है ना, ये डिपॉजिटर का मनी है जो लोन के तौर पर जाता है। लेट से 12%, 12 में से 4 हटा दो, कितना बचा, 8%। 1-2% ऑफिस वर्क वगैरह इन सब में जो है वो हटा लो, फिर कितना बचा, 6%, राइट। तो क्लियरली ये प्रॉफिट हुआ ना बैंक का कि नहीं हुआ। तो ये जो डिपॉजिट का अमाउंट है, यानी कि ये जो पैसा जो डिपॉजिट के तौर पर बैंक में रखा था लोगों ने, यही पैसे को तो उठाकर लोन दिया ना। अब आप ये मान के चलो कि अगर पता लग गया कि पीसीए फ्रेमवर्क के तहत अगर कोई बैंक आ गई, जिन लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट रखा है, सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है, तुरंत वो दौड़ के आएंगे, बोलेंगे निकालो निकालो, ये बैंक तो डूब ना जाए, डर जाएंगे लोग। और जब ये लोग निकाल लेंगे इसके अंदर से पैसा, तो एक टाइम आएगा कि एक टाइम के बाद बैंक बोलेगी हमारा पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो लोन पे चल रहा है, डिपॉजिटर का पैसा तो लोन पे चल रहा है। फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा पब्लिक के बीच में। इसलिए एक और चीज आरबीआई रखती है, बोलती है कि भैया कुछ रिस्ट्रिक्शन दे देती है कि जैसे पर डे 2000 से ज्यादा एक अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा। हर अकाउंट 2000 से ज्यादा, 1000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकता। कई केसेस में 500 भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है बैंक के साइज के ऊपर। इस चीज को समझिए, और ये बेसिक सी चीज है, सिंपल सी। एक बार ऐसा हुआ भी था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईसीआईसीआई के केस में ऐसा हुआ था एक बार, बहुत साल पहले। एकदम से होड़ मच गई थी कि आईसीआईसीआई जो है वो डूबने वाली है, और लोग तुरंत आकर आईसीआईसीआई से पैसा जो है वो निकालना लोगों ने शुरू किया। उस समय आरबीआई ने क्या गेम खेल दिया, क्योंकि देखो एक फेक न्यूज ये फैली थी इस प्रकार की, लोगों के बीच में पैनिक आ गया था। आरबीआई ने बैंक में हर एक ब्रांच के पास भरपूर पैसा रखवा दिया। आरबीआई के क्लियर संकेत थे कि जितनी भी आईसीआईसीआई की ब्रांचेस है सबके पास पैसा रखवाओ, कि जितने भी लोग जितना पैसा जो है वो निकालने आ रहे हैं, क्योंकि बैंक की कंडीशन ठीक थी, बैंक की हेल्थ ठीक थी, वो तो एक फेक चीज जो है फैली थी, बट इतनी भी ठीक नहीं थी कि बैंक की ब्रांच में एट अ टाइम उतना पैसा रखा रहा है। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी ब्रांचेस में, सबके सब ब्रांचेस में पैसा भरपूर पहुंचवाया। क्यों पहुंचवाया, कि पब्लिक का ट्रस्ट, अगेन द मेन थिंग इज हियर इज पब्लिक का ट्रस्ट, कि आप जब भी अपने आंसर को लिखेंगे पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लेकर चलना है, क्योंकि आरबीआई को पता है कि पब्लिक का ट्रस्ट गया बैंकिंग सिस्टम से तो इट विल गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और किसी भी बैंक की ब्रांच में अगर पब्लिक का डिपॉजिट किया हुआ पैसा उसको वापस नहीं मिल रहा तो वो हंगामा मचाएगा, क्योंकि उसको डर है अंदर से कि अरे बैंक डूबने वाली। बट हाँ, बैंक हेल्दी थी, बट इतनी ज्यादा हेल्दी नहीं थी कि एट अ टाइम उसके पास पैसा रहे। बट आरबीआई प्लेड अ गेम। आरबीआई ने बोला कि पब्लिक का ट्रस्ट, अगर ये फेक न्यूज को या इस प्रकार की जो न्यूज जो चली है एकदम से कि आईसीआईसीआई जो है वो बंद होने वाली है, डूबने वाली है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो आईसीआईसीआई थी, बस इसको कंफर्म कर लेना, बैंक में मुझे वो कंफर्मेशन याद नहीं आ रहा है, आप लोग जो है वो थोड़ा देख लेना। मैं बस आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ कि एक टाइम पे किस प्रकार से हुआ था बैंक के अंदर ऐसी जब घटना होती है, ये एग्जैक्टली रियल घटना है। तो आरबीआई ने सभी ब्रांचेस के अंदर भरपूर पैसा इसीलिए पहुंचाया कि पब्लिक का ट्रस्ट हो। पब्लिक ने निकाला, पब्लिक ने बोला कितने, 1 करोड़ लो, कितने चाहिए भैया आपको, 5 करोड़ लो, कीप इट, कितने आपके, 50 लाख लो। तो पब्लिक को लगा अरे यार ये तो देते यार, इनका तो है पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी लाइन में खड़ा होगा कि भैया जमा कर दो पैसा। ये होती है कहानी। तो जब आप ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे तो यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली, कि कैसे आपको, अगर पैनिक भी क्रिएट हो रही है तो कैसे उस पैनिक को आपको स्मार्टली पब्लिक का ट्रस्ट जीतते हुए उसको रिजॉल्व करना है। तो ये ब्यूरोक्रेसी का गेम है यार, सिविल सर्विसेज का ब्यूरोक्रेसी की तैयारी आप कर रहे हो, इस गेम को आपको समझना जरूरी है कि पैनिक सिचुएशन में भी आपको कैसे डील करना है। देखो कितना स्मार्ट गेम था आरबीआई का, राइट। यहीं पर ही आप सोचो कि अगर ये वाली चीज नहीं करी होती तो ऑब्वियस ही बात है हंगामा मच चुका होता उस समय। बट कुछ नहीं हुआ, कुछ घंटों में चीजें नॉर्मल, सभी जगह मैसेज गए, तो हमने तो भैया पैसा निकाल लिया, बैंक हेल्दी है, हम तो जितना पैसा लेने आ रहे उतना पैसा बैंक निकाल के दे रही है। दिस इज द गेम, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। अरे सॉरी, ये लो बैटरी हो गया, चलो बात करते करते लो बैटरी हो गई। एनीवेज आगे की बात करते हैं। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई ना पूरे, कि क्या मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या डिस्क्रिशनरी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और व्हाट विल अ बैंक डू इफ पीसीए इज ट्रिगर्ड। तो बैंक क्या करेगी पीसीए जब ट्रिगर हो जाएगा, पीसीए उसके ऊपर हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकती भाई, राइट। तो इसको कुछ अलाउ करने नहीं दिया जाएगा, नॉट इवन टू रिन्यू और एक्सेस कॉस्टली डिपॉजिट। ज्यादा डिपॉजिट भी, एक्सेस, देखो एक्सेस कि लोग पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे, राइट, ज्यादा पैसा, तो वो बता दिया जाता है कितना पैसा जो है वो निकालना है। इवन ये अपने फीस बेस्ड इनकम को भी इंक्रीज नहीं कर सकती, जैसे होता है ना बैंकों की वेरियस फीस होती है, एसएमएस फीस, ये फी वो फी फलाना, तो वो सब भी नहीं बढ़ाएगी, ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। मतलब क्लियरली अब आरबीआई संकेत करेगी कि करना क्या है इसको, मतलब ये पूरी तरह से सरेंडर, कि भैया जैसा आप बोलेंगे, जिस भी चीज के लिए आप बोलेंगे वो हम करेंगे, राइट। बैंक के अंदर डस्टबिन कहाँ पे रखना है वो भी हम, आप बताओगे। मजाक कर रहा हूं, नहीं तो पता लगे सीरियसली लिख मारो आप लोग,
कि हमारे तो वो सर ने बताया था कि डस्टबिन के बारे में भी आरबीआई बोलती है। अरे भैया, थोड़ी कुछ चीजें मजाक होती है, उसको मजाक के तौर पर लिया करो, राइट। जो चीज सीरियस होती है वो मैं आपको सीरियसली बताता ही हूँ, और मैंने आपको ऑलरेडी कही है कि जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो अंडरस्टैंडिंग आप बिल्डअप करो। मेन चीज अंडरस्टैंडिंग की गाइस। ये सब जो थ्योरी व्योरी, ये सब जो चीजें लिखी हुई है ना, ये जब प्रीलिम्स में जब ऐसी ये थ्योरी लिखी हुई आती है ना, ऊपर से जाता है लोगों के, और मेरी बात जिन लोगों ने सुनी होती है वो याद आती है, फिर उसके बाद फिर आंसर करेक्ट होता है। तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझदारी को डेवलप करो, रटने वाली चीज का गेम नहीं है सिविल सर्विस। द गेम इज नॉट रोटिंग, रटने वाला गेम नहीं है बॉस, ये गेम है समझने वाला। क्योंकि बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए चाहिए समझदारी। रट्टू तोते लोग नहीं चाहिए उसको। रट्टू तोते वाला काम तो था कि चलो 2020 पढ़ ली, कॉलेज का एग्जाम जो है वो पास कर लिया, राइट। तो बस वही वही था रट्टू वाले एग्जाम कॉलेज। बट ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें बहुत सारे आजकल तो बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह और तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है। पहले का समय थोड़ा अलग था, आज के समय में तो बहुत कंपटीशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी उस तरीके की चाहिए कि, और किसी भी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान तरीके से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे ही वो आपने समझा, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर बिल्डअप होगी, उस पर आप पूरा पैराग्राफ जो है वो आराम से लिख पाएंगे। अभी जो चीज मैंने आपको समझाई पीसीए के बारे में, आई एम श्योर कि आपने अगर ध्यान से मन लगा के इस चीज को सुना होगा, तरीके से समझा होगा, तो आप 120 वर्ड्स का आराम से एक आंसर जो है उस पर बना पाओगे, आराम से बना पाओगे। यू विल नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, राइट। ट्राई करके देख लो, आराम से बन जाएगा। चलो, इसके अलावा बैंक जो है ये लॉन्च करेंगे एक स्पेशल ड्राइव, किस चीज के लिए? टू रिड्यूस द स्टॉक ऑफ एनपीए। तो एनपीए के जो स्टॉक्स हैं, पड़ा हुआ है एनपीए, मतलब कि जिन लोगों ने लोन दिया वो लोन चुकाया नहीं, वो एनपीए पड़ा हुआ है, तो अब उसको रिड्यूस करने के लिए कदम उठाएंगी बैंक। अब ये सब चीजें बैंकों को करनी पड़ेंगी, राइट, गेटिंग इट। तो ये चीज है। एंड दे विल आल्सो नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू अ न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस। तो उनको कोई भी नया बिजनेस करने नहीं दिया जाएगा, वो अपन ने ऑलरेडी पहले रिस्ट्रिक्शन में देख ही लिया है, ठीक है। एंड आरबीआई विल आल्सो इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बैंक ऑन बोरोइंग फ्रॉम इंटरबैंक मार्केट। मतलब ये बैंक दूसरी बैंक से भी, दूसरी कमर्शियल बैंक से भी बोरो नहीं करेगी। मतलब कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि आरबीआई से ही अब इसको हर चीज करने की परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर आरबीआई खुद बताएगी कि आपको अब क्या करना है, कैसे अब आपको अपने जो आपने जो चीजें बिगाड़ रखी है उसको कैसे सुधारना है, राइट। तो ये चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक पीसीए फ्रेमवर्क से रिलेटेड।